हाँ जी, नमस्कार। आपका सभी का धन्वंतरि के पोर्टल पर स्वागत स्वागत स्वागत। आ जाओ फिर फटाफट भाई, क्लास की शुरुआत करेंगे एकदम जल्दी जल्दी और बढ़िया तरीके से। क्लियर? देखो मेरी आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है क्या? एक बार चेक कर लो। वेयर आर यू सर? मैं तो अपने घर है भाई लड़का। अब ये देखो मेरी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है क्या? तुम लोग तो अगर आवाज क्लियर आ गई तो फिर तो मजे ही मजा है। नहीं क्लियर आ रही तो फिर कुछ और देखेंगे। वैसे आ ही रही होगी, है ना? हाँ, ठीक है भाई। वो भी कर देंगे, अभी फिलहाल पढ़ो। मेरे आपका फेवरेट सर हूँ। धन्यवाद भाई बताने के लिए मेरा। एक मिनट रुको, मैं सेट कर दूं बस एक बार। ये बताओ, आरटी एम ही पढ़ोगे या फिर थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे? आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही? सर जी आप डेली क्लास ले रहे हो बेटा, सोचता तो मैं भी यही हूँ। पर मेरी ज़िंदगी में इतने काम आ जाते हैं, फिर ऊपर से कुछ आराम नहीं। चलता रहता है कुछ ना कुछ। ओ माय गॉड। अब देखो तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, सेटिंग गड़बड़ हो रही। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वैसे ये टाइम भी ठीक है ना? ये टाइम भी क्या है, मज़ेदार है। अब मज़ेदार है तो इसमें चलते टाइम जी। टीडीपी के साथ जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आ जाओ भाई, फिर शुरू करते हैं आज के अध्याय को। और आज का जो अध्याय है वो है राइट टू एजुकेशन। क्या है भाई? राइट टू एजुकेशन। तो जो राइट टू एजुकेशन वाली बात आती है, पहले तो दिमाग में रखिएगा, राइट टू एजुकेशन जब भी आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2009 की हम बात कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन में। अब राइट टू एजुकेशन में जो आप पढ़ेंगे उसे कैसे पढ़ना और समझना है वो एक बार देख लेते हैं। हमारे यहाँ की डन। भैया कहाँ से जल गए तुम? तो राइट टू एजुकेशन को अर्थात जो बोला जाता है वो क्या है? शिक्षा का अधिकार। और देखो भाई, ये टॉपिक थोड़ा जबरदस्त होता है तो इसमें आपको फैक्ट याद करने पड़ते हैं। तो शिक्षा का जो अधिकार है इसमें थोड़ा चैट वैट तुम्हें पता है मैं पढ़ूंगा नहीं, एक बार ही पढ़ लूंगा। तो इस पूरे डिटेल में पढ़ोगे शॉर्ट में पढ़ोगे बताए? हाँ सब लोग लाइव हैं, आनंद जी सब लाइव हैं, सब है, मैसेज नहीं, ठीक है। सब कुछ आ रखा है, सुनीता एक बार चेक करिएगा। हाँ ये सही हो गया ना? सुबह 9 बजे भी घर से, रात को 9 बजे भी घर से, है ना? सही है अपना, चल रहा है सब। ऐसा कुछ नहीं, सुबह 9 रात 9 बजे, दिन में जब टाइम मिल जाता है क्लास तभी हो जाती है। दिख रहा है ना सब कुछ? चलो। तो अब जरा इस चीज को पढ़ते हैं और एक बार जान लेते हैं यहाँ पर। तो शिक्षा के अधिकार के बारे में अगर आप बात करेंगे तो जो शिक्षा का अधिकार है इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। पहले इसके जो बेसिक बेसिक से फैक्ट हैं वो समझ लीजिएगा। फैक्ट याद करने वाली बात है। तो जो फैक्ट होगा उसे याद करिएगा। डिटेल में पढ़ोगे? चलो तो फिर डिटेल में पढ़ लो, आ जाओ कोई बात नहीं। तो पहले तो अगर पूछा जाएगा कि राइट टू एजुकेशन इसका फुल नेम है तो याद रखना है इसका जो फुल नेम है ये नहीं है। इसका पूरा नाम होता है, जो अगर कोई पूछेगा फैक्ट में तो बेटा फुल नेम पहले जान लो। तो फुल नेम अगर तुम्हें पता है तो तुम बताओ, नहीं तो फिर तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। जो फुल नेम है इसका ये नहीं है, इसका पूरा नाम लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका पूरा नाम क्या होगा? द राइट ऑफ चिल्ड्रन, द राइट ऑफ चिल्ड्रन, है ना? अब देखो यहां तक आप जब इसे पढ़ लेते हैं यहां तक, उसके बाद क्या होगा? टू फ्री एंड कंपल्सरी, COMPULSORY, ठीक है? दिख रहा है ना? हाँ, कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जिसे आप बोलते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ, एजुकेशन शॉर्ट में। और ये क्या होगा? एक्ट। तो पूरा नाम अगर कोई पढ़ेगा तो याद रखना इसको, पूरा पर जो पूरा नाम है वो क्या है? राइट टू चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी जो एक्ट होगा। जितना जितना एग्जाम में उतना ऑथेंटिक, ठीक है? अब यहाँ पर आपके सामने अगर देखते हैं तो इसके बाद अगर आपको देखोगे ये होगा निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका जो पहला जो बेसिक फैक्ट है, जो बेसिक उसमें आते हैं, ये फ्री एजुकेशन देता है किसको? फ्री जो शिक्षा देता है, फ्री एजुकेशन जो EDUCATION।
तो जो फ्री शिक्षा की बात करता है, ये फ्री शिक्षा की बात करता है 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट पर बात करता है। लेकिन बेटा अगर कोई स्पेशल कैटेगरी वाला है तो इसका मतलब जो 6 to 18 ईयर है वो याद रखना किसके लिए, डिसेबल स्टूडेंट के लिए। तो जो डिसेबल स्टूडेंट होंगे, विशेष क्षमताओं वाले बच्चे होंगे, या जो दिव्यांग बच्चे होंगे, कौन होंगे, दिव्यांग, उनके लिए जो है, दिव्यांग बच्चों के लिए जो कैटेगरी है वो याद रखना 6 to क्या है, 18। तो नॉर्मल के लिए 6 to 14 है, वैसे क्या है 6 to 18 है। अब इसके बाद अगर आप इस पे बढ़ते हैं तो ये पास कब हुआ था, राज्यसभा में हुआ था, उसकी जरूरत लगभग लगभग कभी किसी को पड़ती नहीं है, ना उसकी कोई जरूरत है। लेकिन इनफोर्समेंट, इसका जो जवाब यहाँ पर एक चीज बनती है वो क्या आता है, इनफोर्समेंट। तो इनफोर्समेंट का मतलब हो, इनफोर्समेंट का मतलब होता है मेरे जो लागू होना, और ये जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था आपका कब, ये लागू हुआ था हमारा 1 April 2009। तो कब हुआ था, 1 April 2000, ओ सॉरी 2010। तो 1 अप्रैल 2010 को क्या हो गया था, ये लागू हो गया था। और ये अब जो लागू हो गया था यहाँ पर, इसके साथ ये वाली बात क्लियर होगी, हम इसे राज्यसभा में कब, लोकसभा का नहीं, उस टाइम क्या हुआ, अब इसे कंसीडर करा जाता है कि भाई ऑल ओवर इंडिया में ही करना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी अब हो गया तो हम इसे हटा देते हैं, ऑल ओवर इंडिया। दैट टाइम बस ये वाली बात थी, जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, तो जे एंड के में क्या था, नहीं था, तो जे एंड के में नहीं लागू हुआ था उस टाइम के लिए, बाकी सब जगह हो गया था। तो इन्फोर्समेंट है, आना है, ये वाली सारी बातें आपको समझ में आ गया। अब अगर इसमें कोई पूछे कि उस टाइम भाई एक एडिशनल जोनलिज में जाओ, तो उस टाइम जो बेटा प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई पूछेगा कि जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर ही पूछा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं। और जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या नाम था भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे क्या थे, प्रधानमंत्री थे उस टाइम। और अगर देखा जाएगा तो क्योंकि राजस्थान का बड़ा विशेष एरिया रहा था, तो आपसे कोई पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रेसिडेंट भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, प्रेसिडेंट। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति थे, तो उस टाइम जो हमारी राष्ट्रपति, जैसे इस टाइम महिला हैं, तो उस टाइम भी महिला थी, उनका नाम था प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। अच्छा, किसी को पता है प्रतिभा पाटिल था या कुछ और था, किसी को पता प्रेसिडेंट क्या था, जो सिग्नेचर हुआ प्रेसिडेंट था, तो बेटा उनका नाम प्रतिभा देवी पाटिल था। क्या था, प्रतिभा देवी पाटिल, जो कहाँ की थी, राजस्थान की थी। तो ये पूरा नाम इनका इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। देखो प्रतिभा में अगर आप में से कुछ लोग होंगे तो हो सकता है इसका स्पेलिंग एरर कर ले, तो मैं बोल के बता देता हूँ इसके स्पेलिंग को, जो था PRATIB, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो आप अगर इसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक बस इतना ही जान रखिए फिलहाल। अब इतनी जानकारी के बाद जब आपके सामने आ जाता है, मनमोहन सिंह भी आ जाता है। जो बेटा लेट आए वो प्लीज इसे आराम से जुड़ते चलते रहिएगा, एक दिवस में होगा। एचआरडी मिनिस्टर भी था। अब इसमें एक फैक्ट और है कि ये जो फैक्ट है इसमें से बादलों की छांव में रखिएगा, जो ज्यादा जरूरी है। इसमें फैक्ट ये है कि जो ये पूरा का पूरा है, अगर ये आरटी पूरा का पूरा जब तैयार हुआ हमारे सामने, तो आरटी एक शेड्यूल में आता है जो अपने आप में अनुसूची, SCHEDULE, इसको बोला जाता है। आरटी की क्या है, एक तो क्या है, अनुसूची है, एक क्या है, अनुसूची है। इस एक अनुसूची में जो शामिल है, इस एक अनुसूची में जो चैप्टर शामिल है, एक अनुसूची में क्या है, चैप्टर शामिल है। तो अगर कोई पूछेगा चैप्टर कितने हैं, तो याद रखना इसमें क्या है, 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर का मतलब होगा 7 क्या है, इसमें अध्याय हैं, 7 इसमें क्या है, अध्याय हैं। और अगर हर एक अध्याय को देखा जाए तो उसमें कुल मिलाकर आपके सामने 38 है वो सेक्शन है। कितने हैं भाई, 38 क्या है, सेक्शन है। और 38 सेक्शन का मतलब है 38 जो है वो क्या है, धाराएं हैं। अब मैं आपको ये जो समझाऊं, ये वाली बात को थोड़ा समझिएगा। जो 38 धाराएं वाली बात आता है, इसका मतलब एक पूरी की पूरी अनुसूची जिसमें क्या है, आरटी है, जिसके अंदर 7 हमारे क्या है, चैप्टर हैं। और 7 चैप्टर के अंदर कुछ सब पार्ट हैं, जिन सब पार्ट के आधार पर हम इसे कहते हैं। इसमें 38 क्या है, सेक्शन। और सबसे बड़ी बात, अगर सवाल आ जाए, जैसा कि बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है कि भाई भारत इसे अपनाने वाला कौन था, तो 135 जो था, 135वां जो था, 135 कंट्री थी इंडिया। जो 35 क्या, 135 वाली कंट्री है इंडिया, जिसने इंप्लीमेंट किया है किसका, आरटी का।
इम्प्लीमेंट आरटी, राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने वाला हमारा जो देश है वो कौन सा है? इंडिया जो है वो 135वें नंबर वाली कंट्री है। कितने नंबर की है भाई? इंडिया जो है वो 135 वाले नंबर की क्या है? कंट्री है, जिसमें ये हमारा आरटी से पहले बोसन जी। तो अगर आपके सामने ये आ जाता है जी, आ, अब आपके सामने आता है, आपके सामने आता है, बहुत सारे लोग हैं जो भाई देखो, तुम में से हम जो मिलते हैं वो सारे के सारे लोग यूट्यूब से आते हैं, ऑनलाइन जानकारी के साथ आते हैं। और मेरा एक ये ऑफलाइन का या फिर ऑनलाइन का एक पर्पस यहाँ ना, मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हें पीपीटी से पढ़ाऊं, मैं तुम्हें ये चाहता हूँ कि भाई तुम्हें क्या है, समझा के लिखवा के इस तरीके से समझाऊं। और अगर आपके सामने आएंगे तो आपको ये थोड़ा सा लगेगा भी कि आपका जो लेवल है और यहाँ का लेवल बिल्कुल अलग है। अब मेरे बच्चे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो अध्याय है चैप्टर में बन जाता है, तो सबसे पहले जो आज हम बात करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 1। तो जो चैप्टर नंबर 1 है, इसका मतलब जो चैप्टर नंबर 1 है वो चैप्टर नंबर 1 क्या कहता है? तो चैप्टर जो भी शुरुआत होता है हमेशा अध्याय का, तो कोई भी अध्याय होगा वो शुरू होगा तो इसमें इसका मतलब प्री होंगे, कुछ सेक्शंस होंगे, जो कुछ अध्याय। तो इसका मतलब ये इसका इंट्रोडक्शन है, ये इसका क्या है? इंट्रोडक्शन है। तो जब आप इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो जो इंट्रोडक्शन है इसका मतलब जो आपके बारे में प्रस्तावना बताई गई है, तो इसका मतलब आरटीई की जो प्रस्तावना है वो कौन से है? चैप्टर 1। लेकिन चैप्टर 1 के अंदर भी क्या है? अनुच्छेद आएंगे, सेक्शन आएंगे। इन सेक्शन को जब आप देखते हैं तो आप इन्हें क्या देखते हैं? आप इन्हें देखते हैं इस आधार पर कि भाई ये जो, कि इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका क्या क्या, कितने इसमें सेक्शन आएंगे, तो एक एक करके समझते चलिएगा। इसमें मेरे बच्चे यहाँ जो आपका सबसे पहले अगर जैसे आएगा तो चैप्टर 1 के अंदर ही हमारा क्या आ जाता है? सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 कहीं पर सेक्शन 1 SECTION लिखा होगा, कहीं पर ये आर्टिकल लिखा होगा। तो एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी लिखा हो, दोनों का मतलब ही क्या होगा? धारा। इसका मतलब क्या है? धारा। तो अनुच्छेद या फिर जो धाराएं हैं, इसका मतलब चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन को अगर धारा बोलेंगे, आर्टिकल को अनुच्छेद बोलेंगे, जो भी लिखना है वो कर लीजिएगा। अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर क्या टॉपिक है? तो ये देखिएगा, जबकि आपका टॉपिक बिल्कुल आप जहां से क्लास शुरू करें वहां पे लिखा है ना? तो फिर भी अगर आप उसे समझेंगे तो फिर मैं क्या बताऊं। अभी पहले समझिएगा, कोई भी ऐसी चीज मत पूछिएगा कि जो चैप्टर से बिल्कुल अलग हो, आपको पहले समझना है यहाँ। तो जब आप देखते हैं ये जो सेक्शन है, तो पहले वाले चैप्टर का जो सेक्शन नंबर 1 है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेक्शन नंबर किसके बारे में बात करेंगे? 1। तो जो सेक्शन नंबर 1 है ये आरटीई के पूरे नाम के बारे में बताता है। आरटीई का जो फुल नेम मेंशन है, तो कोई तुमसे पूछेगा कि आरटीई का पूरा नाम कौन से सेक्शन में है, तो याद रखना वो आपका क्या होगा? आर्टिकल नंबर 1 होगा। और जो आर्टिकल नंबर 1 होगा इसमें चलेगा। तो आर्टिकल नंबर 1 में एक बात याद रखिएगा, ये कहना चाहता है कि जो आरटीई है, इसी में एक बात और याद रखना कि आरटीई जो बादलों की छांव में, बात याद रख के चलना, इसी में सेक्शन में उन्होंने कहा है कि यह अधिकार, यह अधिकार, मतलब अधिकार का मतलब क्या होगा? आरटीई धार्मिक संस्थानों पर काम नहीं करेगा। धार्मिक संस्थानों पर कार्य नहीं करेगा। धार्मिक संस्थानों पर कार्य नहीं करने का मतलब क्या है? कि इसका मतलब हमारा जो आरटीई है, वो हमारा जो आरटीई है वो इसका मतलब गवर्नमेंट स्कूल में तो काम करेगा, कुछ हद तक प्राइवेट स्कूल को भी ले लेगा, लेकिन जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटी है, इसका मतलब अगर गुरुद्वारे वाली बात करोगे तो गुरुद्वारे में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो मेरे बच्चे याद रखना उसमें आरटी नहीं लगेगा। मस्जिद में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, मस्जिद में अगर कोई पढ़ रहा है तो उसमें आरटी काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो रिलीजियस होंगे, जो धार्मिक संस्थान होंगे, उन पर ये काम नहीं करेगा। इस बात के सामने याद रखिएगा। क्लियर भाई? अब आप में से बहुत सारी चीजें यहां पर भी आ सकती हैं, अब बहुत सी सारी चीजें ये है, लेकिन इससे भी पहले अभी एक चीज और अगर जानना चाहें तो चलिए मैं थोड़ा सा एक बार पीछे लेके चलता हूं यहाँ। तो अगर एक चीज जो सारे लोग जानते हैं उसमें से दो तीन चीजें हैं, ये वाला कि अगर आपके सामने कोई आता है, तो जैसे हमने आरटी पढ़ा, तो आरटी के बारे में एक बात और याद रखना, यहां पर आरटी, तो ये तो पता चल गया कि जो आरटीई है वो कब आया, एक्ट कब हुआ? 2009 में। इम्प्लीमेंट जो हुआ, इम्प्लीमेंट जो हुआ वो किस में हुआ? 1 अप्रैल 2000 क्या हुआ? 10 में।
और एक बात अगर कोई पूछे बेटा कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या था, अमेंडमेंट था, AMENDEMENT, इसका मतलब आपसे कोई पूछेगा कौन सा संविधान संशोधन था, तो याद रखिएगा ये जो संविधान संशोधन था ये आपका था संविधान संशोधन जो हुआ था किसमें, 86 में। 86 वाला संविधान संशोधन था जो कब आया था, 2000 किस में आया था, 2 में आया था। 2002 में जब ये आया, 2002 में जब ये आया तो इसमें एक बात और क्लियर रखिएगा कि इसमें एक आर्टिकल के अंतर्गत आया, और जो आर्टिकल हमारा है वो हमारा है 21A। 21A ऐसा है जैसे क्या है, राइट टू लिव, जीने के अधिकार जैसा। तो हमारे लिए जीने के अधिकार के आधार पर इसका मतलब आरटी हमारे लिए वैसा ही है जैसे हमारे लिए जीने का अधिकार है। अब एक बच्चा पूछ रहा है, जब अरुणा जी अगर आप बार बार ये पूछोगे कि आरटी की फुल फॉर्म क्या है, तो मेरे बच्चे मेरे को फिर सोचना पड़ेगा कि तुम लोग जहां तैयारी कर रहे हो तुम्हें ना कुछ चीजें सर्च करनी पड़ेगी। ये याद रखिएगा, हम जिस लेवल पर आ चुके हैं वहां हमें बहुत सारी चीज अपने आप से सर्च करना पड़ेगा, बट स्टिल अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं लिख चुका था बेटा, फिर मैं लिख देता हूं। इसका मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। क्या होता है, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो होगा, शिक्षा का अधिकार, हम इस पर बात। तो अमेंडमेंट में ये वाली बात आपने जान लिया, 21A के अंतर्गत हम इसे चलते हैं। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2000 में। तो यहां तक अगर आप इन वाली बातों को समझ लेते हैं तो अब जो इसके अंदर आप देखते हैं तो यहां हमने फैक्ट भी बता दिए, सब कुछ बता दी। दूसरी तरफ अगर मैं चल रहा हूं तो यहां इंट्रोडक्शन में जो पहले वाला बता दिया कि आरटी का फुल फॉर्म किस में आएगा, आरटी पूरा नाम किस में दिया गया, आर्टिकल 1 में। धार्मिक संस्थानों पर काम नहीं करेगा। लेकिन इसी बीच में अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इसका जो सेक्शन नंबर 2 होगा, अब देखो पहले वाला हो गया और सेक्शन नंबर जो 2 होगा, तो सेक्शन नंबर 2 में क्या है, तो सेक्शन नंबर जो 2 में है बेटा याद रखना यहां पर क्या होगा, डेफिनेशंस हैं। यहां पर क्या है, सेक्शन नंबर 2 में क्या है, डेफिनेशन। अब तुम में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ सकते हैं सर जी डेफिनेशन का मतलब यहाँ क्या होगा, तो जरा समझो। डेफिनेशन का मतलब होता है बेटा किसी चीज के अंदर ये कि यहाँ पर जो भी चीजें आएंगी तो यहाँ पर समझाया कैसे जाएगा कि किस बात का क्या मतलब है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है, इसमें ये बताया गया है कि नॉर्मल चाइल्ड क्या है। इसमें यह बताया गया कि नॉर्मल चाइल्ड क्या है, जिसके लिए आपने एज ग्रुप रखा है 6 to 14। यहां आपको बताया गया कि आपको यह बताना है कि जो डिसेबल चाइल्ड है वो क्या है, जिसके लिए आपने जो एज ग्रुप रखा वो कितना रखा है, 16 to 18। इसके लिए क्या रखा है, 16 to 18। तो इसका मतलब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, परिभाषाओं को कहां पर रखा गया है। कहां पर क्या पूछेगा, परिभाषाओं को कहां रखा गया। इसमें यह बताएगा कि भाई जो भी इसी में पूछे, बस याद रखना कोई पूछेगा कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS, ये आगे आएगा है ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की परिभाषा क्या, तो एक बात याद रखना, ज्यादा डिटेल में इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। जो सेक्शन नंबर 2 है वो हमें किसके बारे में बताता है, परिभाषाओं के बारे में। अगर इस परिभाषाओं के बारे में होगा तो जैसे तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि वीकर सेक्शन क्या होगा, डिसएडवांटेज स्कूल क्या होगा, अब स्कूल कैसा कैसा होगा। अच्छा एक सवाल मेरा है कि आपसे अगर पूछा कि धार्मिक संस्थानों पर तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन एक बात बताओ, मैं अगर तुमसे पूछूं कि केवीएस में आरटी काम करता है, यस और नो, केवीएस में, एनवीएस में या अदर स्कूल में ये वाला काम वर्क करेगा, यस और नो। आपसे पूछ रहा हूं मैं ये वाली बात कि आरटी जो एक्ट है वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय इस जगह काम करेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताइएगा। यस और नो भाई। सबको डिफाइन, बहुत बढ़िया, यस यस यस। आगे बढ़े भाई। अब देखिएगा यहां तो हमने बता दिया, पहले वाले में क्या बताया, आरटी का पूरा नाम कब आएगा, उसके बाद हम जब काम करेगा, यस बिल्कुल। अब इसके बाद जब आप चलोगे तो आपको चलने के बाद बेटा 2 सेक्शन तो मिल गए। तो जो पहला चैप्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही धाराएं हैं, कितनी है, 2। अब हमारे सामने आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 2।
क्या आ जाता है भाई, चैप्टर नंबर 2। तो जो चैप्टर नंबर 2 है, अब देखो पहले वाले में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था, तो यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ पर जो करते हैं, हाँ बिकॉज क्वेवियस क्या है, गवर्नमेंट वाला, आरटी करेगा काम। तो अब चैप्टर नंबर 2 हो गया, तो यहाँ इसको बोला जाता है चैप्टर नंबर 2 में कि इसका नाम डिफाइन किया जाता है कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी। अब यहाँ देखो जरा, है ना, तो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन। अब मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि पूरा लेक्चर था, हिंदी वालों को मैंने लिख दिया था बेटा, शिक्षा का अधिकार होगा, है ना, शिक्षा का मुफ्त एवं अनिवार्य सिद्धांत। तो ये तो आप लोगों ने नॉर्मल देख ही लिया कि अनिवार्य सिद्धांत जो होगा। तो अगर आप इसे लेके चल रहे हैं यहां से समझने के लिए, तो चलो एक काम कर लेते हैं। देखो चैप्टर नंबर 2 में ये वाली बात आएगी, लेकिन चैप्टर नंबर 2 में जो है, देखो पहले वाले चैप्टर में कितने सेक्शन थे, 2। इस वाले में जो सेक्शन आते हैं, इसमें आते हैं सेक्शन नंबर, आपका क्या होगा, सेक्शन नंबर आएगा इसके अंदर हमारा कितना है, 3। इसके अंदर हमारा एक सेक्शन आएगा जिसको हमने बोला है सेक्शन नंबर क्या होगा, 4। और इसी के अंदर हमारा एक सेक्शन और आएगा जिसको हम बोलेंगे सेक्शन नंबर क्या है, 5। तो आप अगर पूछेंगे तो इंट्रोडक्शन किस में गया, चैप्टर नंबर 1 में। उसके बाद नंबर 2 में आपने क्या कर दिया, नंबर 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया कि धार्मिक उस पे काम नहीं करेगा, गवर्नमेंट स्कूल पे काम करेगा। सेक्शन नंबर 2 में क्या कहता है भैया, इसके अंदर क्या है, डेफिनेशन है। सेक्शन नंबर जो चैप्टर नंबर 2 आता है उसमें सेक्शन नंबर 3। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा ये वाली बात कि आरटी में कितने एज का, कितने बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, तो जब आप 6 to 14 बोलोगे तो वो किसके लिए होगा, नॉर्मल चाइल्ड के लिए। क्या होगा भाई, नॉर्मल चाइल्ड के लिए। और अगर आपसे कोई पूछेगा यही वाली बात, तो 6 to 14 का ये किसके होगा भाई, डिसेबल चाइल्ड के लिए। तो अगर आपसे कोई भी ये पूछेगा डिसेबल चाइल्ड के लिए, तो इसका मतलब वो पूछेगा कि जो एज का जिक्र है, अब किसका, तो अगर पूछेगा कि जो एज का जिक्र है, उम्र के बारे में कहाँ बताया, तो जो हमारा सेक्शन नंबर 3 है वो डिफाइन किसके बारे में करता है, उम्र के बारे में। क्लियर है बेटा, क्लियर है यहाँ वाली बात। अब अगर आप इसके आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपके सामने आ जाता है ये कि यहां तक आपको मैंने बता दिया, जो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 3 में हमने क्या कर दिया, जिक्र कर दिया। अब हमारा सेक्शन जो 4 आता है वो क्या कहता है, अब उसे कैसे करें। देखो यहां पर भी एज का ही जिक्र होगा, यहां पर भी क्या है, एज का ही जिक्र होगा। लेकिन ऐसा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में आते ही नहीं, जिन्होंने स्कूल में इनरोलमेंट ही नहीं करा, अब उनको स्कूल में लाओगे तो कैसे लाओगे, तो ए है ना, एडमिशन एज पर बेस। तो ये लाइन जरा दिमाग में रखना, इस वाली चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो इसका मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो अब देखो अगर ये लिखा जैसे मैंने, तो एक बात बताओ, जो एडमिशन है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है, जो एडमिशन है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है, बताओ जरा, जो एडमिशन वर्ड है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है। हाँ जी, हाँ, सारे के सारे चैप्टर 21A के अंदर रहेगा, एडमिशन एज पर एज। तो एडमिशन एज पर एज का जो मतलब होगा, उम्र के आधार पर, उम्र के आधार पर, उम्र के आधार पर दाखिला। अब उम्र के आधार पर जो दाखिला होगा, उम्र के आधार पर जो दाखिला होगा वो क्या होगा, तो उम्र के आधार पर दाखिले का मतलब है, मान लो कोई बच्चा 12 साल का है ना, मान लो क्या है। अब देखिएगा एक बच्चे ने कहा ये वाली बात, तो हम यहां समझ गए कि बच्चा तो आएगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब एडमिशन लिखेंगे तो एडमिशन में सिंगल डी आएगा, डबल डी नहीं। तो एक बच्चा आएगा तो ऐसी गलती करेगा अगर आप उसे डायरेक्ट ला देंगे। तो ये एक ऐसी चीज है जिस पर हमें सोचना था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये वाली बात बता दी आरटी ने कि भाई जैसा भी बच्चा है एज के हिसाब से उसे एडमिशन, अगर एज के हिसाब से एडमिशन दोगे और जिस बच्चे ने बेसिक जाना ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वो गलती करेगा। अब गलती को सुधारने में टाइम लगेगा, लेकिन आरटी में इसका कोई चक्कर वक्कर नहीं था। इन्होंने सीधी सीधी बात बोल दी, भैया कुछ नहीं करना तुम्हें, उम्र के आधार पर। एग्जाम्पल के तौर पर इसका एग्जाम्पल समझ लो ताकि याद रहे। एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लो भाई हम ये मान के चलते हैं तीसरी क्लास का जो 3 साल का जो बच्चा होता है उसको फर्स्ट क्लास में देंगे, 4 साल का दूसरी में आ जाएगा, 5 साल का तीसरी में आएगा,
6 साल का कितना आ जाएगा, 4 में आ जाएगा। 7 का किस में आ जाएगा, 5 में आ जाएगा। 8 का किस में आ जाएगा, 9 में आ जाएगा। 10 का जिसमें आ जाएगा उसमें क्या है। उसके बाद ये 3 साल का बच्चा, इसका मतलब एक का मतलब ये नर्सरी लिखना, नर्सरी हो गया, एलकेजी हो गया, यूकेजी हो गया, उसके बाद फर्स्ट हो गया, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पर फोर्थ। तो देखो ये अंदाजा गलत हुआ फिर इनका, तो हम ये मान के चलते हैं कि 3 साल का बच्चा तो चलेगा नहीं, 4 साल का बच्चा पहली बार स्कूल में आएगा तो वो नर्सरी में आ जाएगा, 5 साल का बच्चा एलकेजी में आएगा, 6 साल का बच्चा यूकेजी में आएगा, 7 का किस में आ जाएगा, फर्स्ट का, 8 में किसका आ जाएगा, सेकंड में, 9 साल का बच्चा आ जाएगा थर्ड में, 10 का मान लो 4 में, क्योंकि ये नर्सरी एलकेजी यूकेजी होती नहीं। तो इस अंदाजे को देखते हुए आपने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी, और इस सारी चीज को क्या कर दिया यहाँ ध्यान में न रखते हुए। बेटा एक बात याद रखना, अगर, तो इसका मतलब नॉर्मल अंदाजा लगाया गया कि भाई अगर कोई बच्चा 10 साल का है तो उसे डायरेक्ट जो क्लास में एडमिशन देना वो 5 में दे देना। अब यही एक ऐसी बात है, इसका मतलब उसने पहले पढ़ाई पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो उम्र के आधार पर दाखिला, उम्र के आधार पर जो दाखिला है वो किस में चलेगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि उम्र के हिसाब से दाखिला कितना हो, 5। अब इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूं, जरा यहां देखिएगा, क्योंकि मेरे बच्चे ये कहते हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किस में होती है, 6 से, तो इसका मतलब 6 साल का बच्चा क्या हुआ, 1 में, 7 साल का बच्चा किस में हुआ, 2 में, 8 साल का बच्चा कितना हुआ, 3 में, 9 का कितना हुआ, 4 में, तो 10 का कितना हो जाएगा, 5 में। तो इनके हिसाब से भाई 10 साल का जो बच्चा होगा वो सीधा 5वीं क्लास में जाएगा, और यहां पर आते ही गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि चैप्टर नंबर 3 में एज दी, लेकिन एज के आधार पर जो एडमिशन होगा वो सेक्शन नंबर क्या हुआ, 4। अब सेक्शन नंबर 4 तो हो गया काम, लेकिन इस बीच में हुआ क्या कि भाई बच्चा स्कूल में आएगा तो भागेगा भी, और अगर भागेगा तो तुमने एक काम देखा होगा, तो सेक्शन नंबर जो 5 है वो क्या करेगा, टीसी देगा। क्या देगा, टीसी। और टीसी का मतलब होता है ट्रांसफर, TRANSFER। अब जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, ट्रांसफर जो सर्टिफिकेट होता है, अब आप उसे देखते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है उससे उसे बोला जाता है स्थानांतरण, स्थानांतरण प्रमाण, या भाई स्थानांतरण सर्टिफिकेट को हिंदी में प्रमाण पत्र ही बोलते हैं, वही लिख लेना, प्रमाण पत्र। कहते हैं भाई कि तुम्हें बच्चे को क्या है वो देना ही देना है, और ये देने के जो काम होगा ये कौन देगा, प्रिंसिपल देगा। और एक बात बताऊं, नॉर्मली तो ये देना है तत्काल, तुरंत, रैंडम, फास्ट, एकदम इमीडिएटली देना क्या होगा, तत्काल। लेकिन फिर भी अगर कोई ज्यादा पूछे तो मेरे बच्चे 7 डेज जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, 7 दिन के अंदर अंदर आपको बच्चे को टीसी देनी पड़ेंगे। तो बात समझ में आई भाई, हाँ या ना, क्लियर है। अगर बालक स्कूल छोड़ेगा तो टीचर को ट्रांसफर का सर्टिफिकेट तुरंत देना पड़ेगा, नहीं देगा तो इसका मतलब मैक्सिमम होगा 5 दिन। अब देखो एक बच्चा पूछेगा सर जी 10 साल में कैसे, बेटा जो रूल है वो रूल है। हम ये मान के चाहते हैं 6 साल का जो बच्चा है वो कितनी क्लास में आएगा, पहले भाई स्कूल में जाएगा तो 6 साल के बच्चे को मिलेगा ना पहली क्लास में एडमिशन, तो उस हिसाब से हमने लगा है ना। अब देखिएगा तो अब कोई सीधा अगर 5वीं क्लास में आएगा और उसने स्कूल में आज तक पढ़ा ही नहीं, तो बताओ उसे सिखाएंगे कैसे, तो बहुत सारी दिक्कत है। बस गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, रूल मिल गया, काम हो गया। एसएलसी बेटा अलग चीज है, एसएलसी क्या बोल रहा हूं मेरे को समझ नहीं आया है ना। अब इनरोलमेंट कब होगा, क्या होगा, ये आप जाएंगे। अब देखो यहां तक जब आ जाती है ये तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके बाद मेरे बच्चे यहां पर हमारे लिए मुलाकात करता है, हमारा क्या है, एक नया चैप्टर जिसे हम बोलते हैं चैप्टर नंबर 3। क्या बोलते हो, चैप्टर नंबर 3। तो जो चैप्टर नंबर 3 है, अब मेरे को चैप्टर नंबर 3 में किसकी बात होती है, तो चैप्टर नंबर 3 में मेरे बच्चे याद रखना, यहां हम बात करते हैं किसके बारे में, यहां करते हैं हम ड्यूटी के बारे में, है ना, ड्यूटीज के बारे में। तो यहां ड्यूटीज जो है इसका मतलब यहां कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक बात और है, अगर आप बात करेंगे ये वाली बात तो ड्यूटीज अधिकार बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे उसके कर्तव्य। तो एक बात क्लियर याद रखना, जो कर्तव्य होंगे अब वो किस किस के होंगे, ड्यूटीज डिफाइन करता है पेरेंट्स की, किसकी है, पेरेंट। इसका मतलब माता पिता के क्या कार्य होंगे ये बताता है। यहां पर ये बताएगा कि जो लोकल बॉडीज होंगी,
लोकल जो बॉडीज होंगे, अब आप लोकल बॉडीज का मतलब से स्थानीय निकाय जो होंगे उनकी ड्यूटी के बारे में बात करता है, वो क्या करेंगे, स्थानीय निकाय के बारे में बात करता है। इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट है या फिर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट, आप इसे दोनों में ले सकते हैं, या जो भी अथॉरिटी होगी उसके बारे में, तो लोकल अथॉरिटीज हो या लोकल गवर्नमेंट हो उन सारी चीजों के बारे में ये बात करेगा, है ना। स्थानीय सरकार के बारे में, स्थानीय सरकार के बारे में अगर वो बात करेगा तो इस पे जो कैसी बात होगी क्या होगी, इसको जरा हम समझेंगे यहां इस चैप्टर के अंदर। अब कोई पूछेगा सर जी रूल कैसे बनाओ, बेटा रूल ये इसलिए बना तो कि हिंदुस्तान के पास ना लिटरेसी रेट कम था, और हमें जब कहीं से लोन वोन लेना होता था तो हमें दिखाना पड़ता था कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। अब जब हम पढ़े लिखे लोग हैं तो पढ़े लिखे लोग को ले फिर ये है कि बस 5वीं में गया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, हमारे यहाँ पढ़ा लिखा इंसान वो होता है जिसे 2 भाषाओं में नाम लिखना आता है। अब सोचेगा अगर किसी ने 2 भाषाओं में नाम लिखना, तो पहले जमीन जायदाद पे अंगूठे लगाए जाते थे, तो उसने कहा भाई कि अगर तुम्हारे लोग पढ़े लिखे होंगे विश्व बैंक ने, तो हम तुम्हें पैसा कैसे देंगे, और पैसा दे दिया तो तुम उतारोगे कैसे। तो हिंदुस्तान ने दिमाग लगाया कि भैया, उन्होंने कहा कि जो आपके फॉर्म पे हिंदी अंग्रेजी में साइन कर देगा या 2 भाषाओं में साइन कर देगा, हम मान लेंगे पढ़ा लिखा है। यही वाला काम इन्होंने कर दिया, तो बस इन्होंने रूल को अपनाया है। अरे एक बात बताओ, जब 6 साल के बच्चों को आप फ्री एजुकेशन दोगे और लैंग्वेज डेवलपमेंट 3 साल में होता है, तो 3 से लेके 6 के दौरान तो खत्म ही हो जाएगा वो लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसीलिए तो बेटा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हालत क्या होती है कि बच्चा अंग्रेजी से डरता है। क्या करता है, डरता है। तो इसका मतलब यहां पर इस बात के सामने आएगा। आप जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, हाँ वो बिल्कुल ठीक है अंशिका। डन भाई, आ गया आनंद समझ में। अब यहां पर जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 में भी जो आती हैं, तो चैप्टर नंबर 3 में जो आता है सेक्शन जो आपके सामने आता है, तो अब हम जान चुके 5, तो इसका मतलब यहां पर आपके सामने क्या आएगा, सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 में जिस चीज के बारे में बात करता है वो क्या कहता है, किस तरीके से करता है ये वाला, तो भाई अब ये कहना चाहता है, हाँ जी अब ये वाला तो आपसे पूछेगा कि यहां सेक्शन में लोकल बॉडीज जो करेंगे तो हम्म डन भाई, आगे समझ में। अब तो सेक्शन 6 कहता है कि भैया तुम्हें ना अपने आजू बाजू में क्या करना पड़ेगा, अपने लोकल एरिया में लोकल जुडिशन में क्या करना पड़ेगा, स्कूल सेटअप करना पड़ेगा। स्कूल की जो डिस्टेंस है, सेक्शन 6 याद रखना, स्कूल डिस्टेंस क्या होगा भाई, स्कूल की दूरी के बारे में बताता है। और जो स्कूल की दूरी के बारे में बताता है, विद्यालय की दूरी, तो ये कहना चाहता है कि ऐसा है कि जब अगर विद्यालय की दूरी जो होनी चाहिए घर से, विद्यालय की दूरी क्या है घर से, तो इसका मतलब एक जो बालक आएगा, अगर कोई प्राइमरी का बच्चा होगा, किसका बच्चा, प्राइमरी, तो इसका मतलब प्राइमरी के बच्चे के लिए दूरी होगी कितनी, 1 किलोमीटर की। ये पहले वाली बात आई, ये क्या है, अब बात हुआ तो है ना। और उसके बाद ये जो है अपर प्राइमरी, क्या हुआ फिर भाई, अपर प्राइमरी, तो अपर जो प्राइमरी है उसके लिए क्या गया, 3 किलोमीटर। एक बात बताओ, क्या ये रेंज आज बदली है जी, नहीं बेटा, इसमें साइकोलॉजिकल रीजन तो हम देखते ही नहीं ना, हमें सिर्फ मतलब है, जैसे तुम लोग देखते हो ना बहुत सारे यूट्यूब पर जो होगा, तो पढ़ाने वाला जो तरीका आजकल होने लगा, वो सिर्फ पीपीटी लगाओ, दिखाओ, पढ़ाओ, काम करो, बच्चा आ जाता है जी। नहीं, हाँ सब लोग डरते हैं इंग्लिश में इसी के लिए। तो अगर आप इसे देख के चलेंगे तो यहाँ क्या होगा, स्थापित किए जाएंगे ये। तो जो विद्यालय की दूरी गवर्नमेंट के मतलब आपके एरिया में जो दूरी है स्कूल की, वो प्राइमरी के लिए कितना होना चाहिए, 1 किलोमीटर, और अपर प्राइमरी के लिए क्या है, 3। ये वाली बात एज इट इज रही है, इसमें कोई बदलाव आया, हाँ या ना, हाँ जी। लोकल बॉडीज का एग्जाम्पल होता है बेटा जैसे पंचायत हुआ है ना, जो पंचायत होता है, या आपका क्या होगा, नगर पालिका होती है ये वाला। तो अपर प्राइमरी कितना होगा, 3 होगा, प्राइमरी क्या होगा, 1 होगा। अब इसके बाद अगर आप चलते हैं तो प्राथमिक स्कूल की दूरी कितनी है, मतलब छोटे छोटे बच्चे बस अपने घर से 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर स्कूल पहुंच जाए, जैसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं यहाँ। दूसरी तरफ अपर प्राइमरी कहता है कि हाँ भाई 3 किलोमीटर के अंदर पहुंच जाओ। अब जो सेक्शन नंबर 7 हुआ, उसमें किसी ना किसी के 7 की जरूरत पड़ी। अब जो सेक्शन नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 3 में क्या है, सेक्शन नंबर 7, तो 7 को बेटा 7 से याद रखना, 7 इस तरीके से। तो 7 किसका होगा, 7 होगा सेंट्रल का और स्टेट का। सी का मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब केंद्रीय सरकार का होगा। और जो आपका एस होगा वो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है, राज्य सरकार का होगा।
अब केंद्रीय और राज्य सरकार का इसका मतलब क्या हुआ, हाँ एक पर होगा। अब यहां पर जो केंद्र और उसका हुआ, इसने कहा कि भाई ऐसा है कि जो होगा, हमने नॉर्मल 2018 तक रखा, उसके बाद तो बेटा जो आज के टाइम में एक याद रखना, पहले अगर इसे दो बोला जाता है बट स्टिल बस याद रखना यहां पर इसमें जो सेंट्रल अगर नॉर्मल कोई स्टेट है तो याद रखना इनका रेशो रखा गया कितना, 60:40, 60:40, 60:40 का यहां लिख दें। सेंट्रल और स्टेट का जो है वो कितना हो गया, 60:40। इसका मतलब मान के चलो समझाता हूं, ये है कि अगर एक जगह पे मान लो भाई यूपी में कहीं स्कूल खुलना है और स्कूल के खुलने में 10,000 रुपए का खर्चा, 100 रुपए का खर्चा आ रहा है, क्या आ रहा है, 100 रुपए का खर्चा। निकट जान बेटा पढ़ ले, ग्रुप का क्या करेंगे, है ना, ग्रुप भी जब जरूरत होगी तो पढ़ा दूंगा, पर पहले पढ़ना जो समझ है। अब इस बात को समझिएगा कि आपके यहाँ के सामने इसमें बात हुआ इस तरीके से। अब यहाँ प्राइमरी, अब जरा यहाँ आ जाओ, समझो जरा, तो यहां पर ना एक बात समझो कि सेंट्रल में और स्टेट में अब इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि अब तो क्या आ गया, एनईपी आ गया, लेकिन सवाल तो आएंगे, वो समझ लो जरा ध्यान से। तो इसका मतलब अगर एक स्कूल को खोलने में 100 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो 100 रुपए के खर्चे में बेटा 60 कौन देगा, केंद्र सरकार देगी, और 40 कौन देगा, मतलब यूपी में कोई स्कूल खुलना हो तो यूपी के स्कूल में मोदी सरकार कितना देगी, 60 रुपया देगी, और यूपी सरकार के जो योगीनाथ है वो कितने देंगे, 40। लेकिन अगर तुम नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आ जाओ तो ये बदल जाता है। तो अगर ये नॉर्थ स्टेट में आ जाओगे, नॉर्थ ईस्ट वालों में, तो बेटा नॉर्थ ईस्ट वाले में याद रखना ये रेशो कितना होगा, 90 और 10। इसका मतलब अगर जाके असम में आ जाए, मेघालय, मिजोरम ना इधर, तो वहां अब तक क्या होगा, अब वहां पर ये हो जाएगा ये वाली बात कि नॉर्थ स्टेट में मोदी गवर्नमेंट कितना देगी, 90 रुपए, और जो वहां की लोकल गवर्नमेंट होगी वो देगी 10 रुपए। बात समझ में आई, हाँ या ना, बात समझ में आई, यस और नो, डन भाई। अब देखो सेक्शन नंबर 6 हो गया, सेक्शन नंबर 7 हो गया, इसी बीच में हमारे लिए आ गया भाई हमारा नया सेक्शन, और जो नया सेक्शन आ गया उसको समझ लो सेक्शन नंबर आ गया 8। तो सेक्शन नंबर जो 8 है, अब देखो सेक्शन नंबर क्या है, 8 है। तो जो सेक्शन नंबर 8 है में उसमें कुछ नहीं कहा, उसमें क्या है कि भाई क्या है जो सरकार है, हाँ 60-40 एक्सपेंडिचर ऑफ नॉर्मल स्टेट, क्लियर क्लियर क्लियर, कोई बात नहीं बेटा, हाँ ना, तो जी सर 7 इज हिस्ट्री, बिल्कुल। अब देखो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, तो जो सेक्शन नंबर 8 है, सेक्शन नंबर जो 8 है, इसका मतलब यहां काम करेगी कौन कौन सी चीजें जरा देखो, है ना, हाँ मतलब सेक्शन नंबर 8 में क्या करेगी, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, काम करवाएगी, गवर्नमेंट की ड्यूटी। अगर तुमसे इसी में कोई पूछेगा ये वाली बात कि जो सेक्शन नंबर 8 के बाद हमारा सेक्शन नंबर 9 है, तो सेक्शन नंबर 9 में कौन करेगा, तो सेक्शन नंबर 9 में ये समझ लो जो वहां के जो स्थानीय होंगे ना, जो लोकल अथॉरिटीज होंगी, है ना, लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटी, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार का मैंने तुम्हें एग्जांपल दे ही दिया, स्थानीय सरकार का मतलब वहां की पंचायत है, एमसीडी है, नगर पालिका, ये वाला। अब जब 9 वाला भी पूरा हो जाएगा तो इसकी तरफ मेरे बच्चे एक और आ जाएगा, जिसको आप बोल सकते हो सेक्शन नंबर 9 के बाद आपके सामने आएगा सेक्शन नंबर क्या होगा, 10। अब जो सेक्शन नंबर 10 होगा उसमें कौन करेगा, तो बेटा अगर कोई पूछेगा 10, तो जैसे कहना बेटा नंबरी बाप 10 नंबरी, क्या बोलते हैं, बेटा नंबरी बाप 10 नंबरी। तो इस बात पे याद रखना कि अगर कोई पूछेगा, तो अगर तुमसे पूछेगा कि पेरेंट्स की ड्यूटी कहाँ होती है, तो परिवार कैसे काम करेगा, परिवार के लिए जो दायित्व है वो क्या, मतलब माता पिता को बच्चों को स्कूल भेजना ही भेजना है, ये जो आएगा ये हमारे गार्जियंस की, पेरेंट्स की ये ड्यूटी हमेशा क्या कहलाएगी यहां पर। और एक और बच जाता है सेक्शन नंबर 10 के बाद जो हमारे सामने आता है, यहां पर आता है सेक्शन नंबर 11, और जो सेक्शन नंबर 11 है उसमें बेटा याद रखना आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी। तो जो आंगनबाड़ी तुमने देखा होगा ना जो है, तो इसका मतलब जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे वो भी ध्यान देंगे, ये हमारे सेक्शन नंबर 11 में आएगा। ऋतु बेटा ये वही तो चल रहा है ना, यस बेटा। और ये तो मेरे बच्चे एक बात बताऊं, ये चैप्टर ऐसा है, टीचिंग का कोई भी ऐसा कोर्स नहीं होगा जिसमें नहीं पढ़ाएगा। ये सी टेट में आएगा, ये डी ट्रिपल एस में आएगा, एनवीएस में आएगा, केवीएस में आएगा, एडब्ल्यूएस में आएगा, एडब्ल्यूएस में आएगा, रीट में आएगा, ये टीजीटी में आएगा, ये पीजीटी में आएगा, पीडी। लोकल बॉडीज बेटा बताती है ना, जो स्थानीय सरकार है, एमसीडी वाली, जो मैंने आपको बताया था, वहाँ की एमसीडी होगी, वहाँ की नगर पालिका होगी, वहाँ की ग्राम पंचायत होगी।
आगे भाई तो माता पिता जिसमें आएंगे वो याद रखना 10 में होगा, क्लियर, याद रहेगा बेटा। और आंगनवाड़ी है, बाद नंदन घर है, छोटे छोटे जो चलते हैं ये। अब यहां तक क्लियर है कि नहीं? आज मैंने आपको आरटीई बिल्कुल एक नए अंदाज में पढ़ाया है, और मैं, है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ना समझ में आने की कोई दिक्कत होगी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको ना जो सबसे बढ़िया है वो पढ़ा दूं, और ये इस तरह पे कि जिंदगी में कभी तुम्हें इस टॉपिक से कभी भी कोई दिक्कत ना हो। बताओ जरा, आया समझ में कि नहीं? बेटा लोकल गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज होती है वहां की स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आने। लोकल बॉडीज और लोकल गवर्नमेंट में यही फर्क होता है, लोकल बॉडीज जो स्थानीय होती है नगर पंचायत टाइप होगी, और जो लोकल गवर्नमेंट होगी वहां की क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। ठीक है, आया कि नहीं आया, क्लियर? अब एक पूछेगी अरुणा बड़ी परेशान है बेटा तू भी है, कभी आरटी पूछेगी, कभी फुल फॉर्म, कभी पूछेगी क्वेश्चन। अरे पगली, क्वेश्चन का जवाब तो तब देगी जब इसे पढ़ लेगी, है। मतलब तुम लोगों में सही बताऊं, तुम अध्यापक बनोगे लेकिन अध्यापक वाला सब्र कहां से लाओगे? हम्म। डन भाई। डन। अच्छा प्लीज डोंट माइंड, आज मैं तुम लोगों से चलो 2 मिनट में बात एक कर लूँ, ये वाली बात। आप लोग मेरे बच्चे, अगर किसी को ये लगता है ना कि हमें सिर्फ चैप्टर पढ़ने हैं, हमें ग्रुप ज्वाइन करना है, हमें व्हाट्सएप ज्वाइन करना है, यार वो चीजें तब करो जब तुम सारी चीजें समझ लो। अभी तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि बेटा आगे क्या होगा क्या नहीं, है ना। तो जैसे अभी केवीएस और उसमें काम करेगा, हाँ भाई बिल्कुल काम करेगा। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, अक्सर धार्मिक स्थानों पर काम नहीं करेगा आगे। अब इसके बाद चैप्टर नंबर जो 4 है, अगर तुमसे सवाल पूछता है कि जो चैप्टर नंबर 4, तो जो चैप्टर नंबर 4 होता है वो याद रखना। इसको याद करने का भी तरीका बता, देखो कुल मिलाकर कितने चैप्टर हैं, 7, तो 7 चैप्टर में समझो 1 2 3 4 5 6, और बड़े वाला तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये कितना है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7। तो आरटीई का जो सबसे बड़ा चैप्टर है, आरटीई का जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर क्या है, 4। देखो ये एग्जामिनर और बच्चे जो आप लोग करते हैं, हम ये समझ के चलते हैं कि हमें जो पढ़ाई करनी होती है समझनी होती है। आप लोग बेटा नंबर, आप क्या करते हैं, चैप्टर काउंट करते हो, आप ना क्लास काउंट करते हो, 10 क्लास 12 क्लास। एक बात बताओ, इतनी बड़ी क्लास, इसी क्लास के मैं 4 टुकड़े कर दूं, और मैं इसको आज तुम्हें 4 चैप्टर में, एक दिन एक चैप्टर पढ़ाऊं, एक दिन दूसरा, एक दिन तीसरा, एक दिन चौथा, एक दिन पांचवा, तो एक बात बताओ 7 क्लास हो जाएगी। तुम क्या बोलोगे, सर जी तुम्हारे कोर्स में तो 100 क्लास आई। अरे बेटा उस क्लास का मतलब क्या है, क्या मतलब है उस क्लास का? हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी में पढ़ते चलो, बस ये देखना सबसे जो बड़ा चैप्टर है वो क्या होगा, है ना। अब आपको इस क्लास को पढ़ाते टाइम मैं कभी भी अपनी ऑफलाइन क्लास, मैंने ऑनलाइन क्लास में मैंने आज तक ये धोखा नहीं दिया किसी को कि मैं यहाँ ऊपर ऊपर से पढ़ा के चला जाता हूँ पीपीटी से। जितनी मेहनत मैं ऑनलाइन में करता हूँ, जितनी मैं ऑफलाइन में करता हूँ, दोनों में कभी कंपेयर नहीं करता मैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, है ना। और जिस इंसान, अब तो तुम तो पढ़ते हो ना, जिस इंसान में सब्र नहीं वो अध्यापक नहीं, ये वाली बात बिल्कुल सही। सब्र का पहला नाम है अध्यापक, ध्यान। अब उसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है, तो चैप्टर नंबर 4 क्या बोलता है, ये बोलता है, चैप्टर नंबर 4 है बेटा, चैप्टर नंबर ड्यूटीज ऑफ स्कूल एंड टीचर्स, स्कूल एंड टीचर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ये वाली बात कि विद्यालय क्या बोलता है, विद्यालय एवं शिक्षकों के कर्तव्य, शिक्षकों के कर्तव्य। आज की क्लास खत्म कर दूं क्या यहीं, या पूरा पढ़ाऊं? है भाई, कहोगे तो मैं खत्म कर दूं, अगर थक गए हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिखा, पढ़ेगी पिटेगी? है बेटा दीपा, पढ़ना है पिटना है? बताऊं तो मैं पिटूंगा किसी दिन। अब आ जाओ, जहां पर आता है तो बहुत बार तुम लोगों के सामने आ जाता है ये वाली बात। अब जैसे ही चैप्टर नंबर 4 है तो उसमें हमारा क्या आएगा, सेक्शन। एक बात बताओ, कितने बढ़िया तरीके से, तो यार इतने बढ़िया तुम्हारी, कितने साफ साफ राइटिंग में लिखता हूं मैं तुम्हारे लिए, कितना सोना सोना लिखता हूं, नोट्स बनाने की जरूरत है? ये देखो जरा, करा दो, पढ़ो। हाँ, तो सेक्शन नंबर 5 में आता है 25% रिजर्वेशन, किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग।
और जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग होता है मतलब ये परिवार, ये वाले परिवार जिनकी जो एनुअल आय है मतलब वार्षिक जो आय है वो क्या है 2.5 लाख से कम है, लेकिन उसका बच्चा होशियार है और वो होशियार बच्चा प्राइवेट स्कूल में, तो इसका मतलब जो 25% रिजर्वेशन है, तो ये कहता है कोई पूछेगा कि प्राइवेट स्कूल में क्या होगा, प्राइवेट विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में, देखो मैंने उल्टी कर दी है ना, आधी इंग्लिश आधी, तो जो प्राइवेट स्कूल होंगे है ना, प्राइवेट स्कूल जो होंगे, जो निजी विद्यालय होंगे उनमें मेरे बच्चे, सीधी मात्रा इधर कर लेना है ना, निजी, तो जो निजी विद्यालय होंगे उनमें 25% जो कोटा आता है वो किस में आएगा, आपका सेक्शन नंबर 12। अब सेक्शन नंबर 12 में आप क्या करेंगे, जो पिछड़े हुए हैं आर्थिक, तो फ्री एजुकेशन की बात करेगा। अब उसके बाद यहां आ जाता है सेक्शन नंबर 12 के बाद आपके सामने आता है मेरे बच्चे सेक्शन नंबर 13। कौन सा आ जाता है, सेक्शन नंबर 13। तो सेक्शन नंबर कहता है 13, देख भाई खर्चा मेरा नहीं है, खर्चा तेरा है, खर्चा मेरा नहीं है, खर्चा क्या है, तेरा है। तो अगर खर्चा तेरा है, अब देखो 4-5 मेरे से आगे बढ़ेंगे, सर जी 40 घंटे कब होंगे, एक रेशो, अरे पगलो रुक जाओ, है ना, रुक जाओ अभी बता देते हैं, बिल्कुल है ना। अब देखो सेक्शन नंबर जो 13 है उसमें याद रखना नो खर्चा, नो फीस, तो इसका मतलब बच्चे से कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, नो फी, इसका मतलब कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, किसी भी तरीके से बच्चे से पैसा वसूला नहीं जाएगा, किसी भी टेस्ट का, किसी भी खाने का, किसी के भी पीने का। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा तेरा खर्चा किसका है, तेरा है, तो इसका मतलब यही वाली बात याद रखना, सेक्शन नंबर जो 13 है वो क्या होगा जी। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सी है, अंजलि शर्मा, वो है कि जो नोट्स के बारे में पूछ रही थी, हाँ। अब इसके बाद अगर आपके सामने आते हैं 13 में, अब अगर किसी से तुमने भाई पैसा ले लिया, तो अगर वो पैसा ले लोगे तो वो तुम्हें क्या देगा, सजा देगा, और अगर सजा देगा तो इसका मतलब वो जुर्माना देगा। और अगर सेक्शन नंबर 14 पर आ जाओगे तो जैसे ही सेक्शन नंबर 14 आएगा वो कहता है भैया हम तुमसे फाइन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, फाइन। ये मत याद रखना, इसका मतलब आपसे हर जाना, क्या होता है बेटा, हर जाना। यहां पर ये मत सोचना कि 10,000 रुपए 20,000 इसे हटा के चलो, बिल्कुल एकदम है यहीं पर। तो अगर आपके सामने ये वाली बात आ जाए कि क्या होगा, प्रवेश फीस, ऐसा बेटा कुछ होता नहीं, बस याद रखना गवर्नमेंट रूल बनाती है, चलेंगे नहीं चलेंगे वो आगे की बात है, लेकिन सेक्शन नंबर 14 में सीधा सीधा उन्होंने कहा भाई ऐसा है, अगर तुम बच्चों से फीस लोगे तो हम तुमसे क्या ले लेंगे, जुर्माना ले लेंगे, और अगर जुर्माना ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसके बाद मेरे बच्चे क्योंकि आ जाता है सेक्शन नंबर 15, तो जिन लोगों को मैंने असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पढ़ाया था तो मैंने ये वाली बात बताई थी कि स्कूल में जो एडमिशन होते हैं, स्कूल का जो एडमिशन है वो शुरू होते हैं अप्रैल से, तो पहले सितंबर तक 6 महीने चलते हैं, और उसके बाद अक्टूबर से क्या होता है, मार्च, ये 6, तो पूरा साल यहाँ चलता है। अब ध्यान से सुन लेना, हर चीज लिखवाया मत करो, है ना। यहाँ मैंने सेक्शन 12 में कितनी होनी चाहिए, सेक्शन 12 में बेटा जो ईडब्ल्यूएस कोटे के जो आय है, वो जो एनुअल आय है जो वो होनी चाहिए 2.5 लाख या 2.5 से कम, है ना, 2.5 लाख, 2.5 लाख होना चाहिए। कहीं पर कुछ लिखा होता है लेकिन ओबीसी एससी उसके अलग अलग केस हैं, उसे छोड़ देना, उससे कोई नहीं पूछेगा। अब देखो सेक्शन नंबर 15 में क्या होगा, तो सेक्शन नंबर में 15 में होगा कि आप बच्चे का ना एडमिशन ले सकते हैं। बच्चे का एडमिशन कब तक लिया है ना, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, ये याद रखना बस, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अगर कोई पूछेगा तो याद रखना लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो होगा वो हमेशा याद रखना सितंबर 30। इसका मतलब भाई कोई भी हो तो आप बच्चे को 30 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। इसका मतलब सितंबर के बाद कोई तुमसे पूछेगा कि बच्चे का स्कूल में एडमिशन किसके बाद नहीं हो सकता, तो याद रखना मेरे बच्चे, जब बच्चे का एडमिशन जो होगा वो सितंबर 30 के बाद कभी भी नहीं लिया जा सकता, इस बात को याद रखिएगा यहाँ। अब जब सेक्शन नंबर 15 हो जाता है खत्म, तो आपके सामने आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर क्या होगा, 16। तो जो सेक्शन नंबर आपके सामने आएगा, तो सेक्शन नंबर जो 16 होगा, वो सेक्शन नंबर 16 जो आपके सामने आएगा, अब ये क्या बोलेगा, धारा जो बन, चलो ठीक है। अब अगर यहाँ सेक्शन नंबर 16 होगा तो इसका मतलब भैया ये क्या होगा, नो चाइल्ड विल स्टॉप। तो सेक्शन नंबर 16 कहता है स्टॉपेज नहीं होना चाहिए, स्टॉप नहीं, रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप बच्चे को सेम क्लास में नहीं रोकेंगे, इन सेम क्लास,
नो स्टॉपेज होगा, कोई रुकावट नहीं होगी सेम क्लास में। मतलब छठी क्लास में भैया अगर होगा तो फिर सातवीं में भेजो, सातवीं के बाद आठवीं में, आठवीं के बाद आगे, इस तरह चलते रहिएगा। और इसको जो बोला गया था बेटा, यहाँ एक एक्सेप्शन आ जाता है, यहाँ के बारे में एक्सेप्शन लिख देता हूं। इसी को बोला जाता है नो डिटेंशन पॉलिसी। क्या बोला जाता है? नो नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब होता है कि आप बच्चे को फेल नहीं करेंगे, है ना। नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब भाई तुम उसे कुछ भी कर लेगा, अगर वो रुकेगा भी तो नो डिटेंशन पॉलिसी, इसका मतलब आप उसे क्या नहीं कर सकते, फेल नहीं कर सकते। लेकिन बेटा याद रखना 2019 में ये रूल क्या है, बदल दिया गया है। अब बच्चे को डिटेन किया जा सकता है अगर वो उस लेवल पर आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्लियर भाई? यहाँ तो ये कहना चाहता है कि बच्चा कोई भी फेल नहीं। अब एक बच्चा ना सवाल नंबर 7 पे अभी तक अटका हुआ है। बेटा मैंने ये कहा सवाल नंबर 7 में आपके घर में आपके पापा जी हैं, आपको 100 रुपए चाहिए, आपके पापा घर से पैसा कमा के ला मतलब बाहर से जॉब से पैसा, तो पापा से आप पैसा मांग सकते हो, आपको 100 रुपए चाहिए तो आपके पापा आपको 60 रुपए देंगे, आपकी मम्मी आपको 40 रुपए देगी। इसका मतलब जो खर्चा होगा वो केंद्र सरकार का ज्यादा होगा, राज्य सरकार का कम होगा। अब तो आ गया होगा भाई। हाँ जी, चलेगा, आगे बढ़ते हैं, वहां चलते हैं। यार तुम ना सर्च ले, मतलब कितना भी बढ़िया पढ़ा लो, तुम कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हो। है रंजना, सही बात है, इतनी शिद्दत से पढ़ा है टॉपिक, फिर भी उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हो। क्या करूं मैं तुम्हारा। हाँ, तो याद रखना केंद्र सरकार ने इसको क्या कर दिया, 2019 में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कब कर दिया? 2019 में क्या कर दिया, चेंज आ गया। अब इसका मतलब तुम बच्चे को क्या कर सकते हो, फेल कर सकते हो। 2019 में आ गया। अब देखो यहां तक की बात आगे हुआ, अब 16 में क्या हुआ कि कोई भी बच्चा नहीं कर सकता, ठीक है, स्कूल से अलग नहीं। अब आपके सामने ही है ना, हाँ, चाहे कुछ बच्चा जानता हो ना जानता हो, हाँ बिल्कुल बेटा, इनका तो कुछ काम ही नहीं है ये वाला। अब जब सेक्शन नंबर 16 आ गया तो सेक्शन नंबर क्या आ जाएगा, 17। अब जब सेक्शन नंबर 17 आएगा, वो सेक्शन नंबर 17 क्या बोलेगा, तो सेक्शन नंबर जो 17 है वो क्या होगा, है ना। हाँ, पापा कौन सी सरकार है, गवर्नमेंट सरकार है, उसमें से जो सेंट्रल है वो क्या है, पापा है। और बेटा जो स्टेट है वो क्या है, मान लो मम्मी है। चलो आ जाओ, हाँ। अब नो एब्यूजिव वर्ड, 17 का खतरा, 17 का खतरा याद रखना। 17 का खतरा मतलब है कि गाली नहीं दोगे, गाली नहीं देना बच्चे को, बच्चा चाहे टीचर को दे दे। नो एब्यूजिव वर्ड्स, इसका मतलब भैया गाली नहीं देनी, कोई भी ऐसा अब्यूज वाला। 17 में क्या है, ये मानदंड हो गया कि तुम बिल्कुल भी बच्चे को ना फिजिकली, इसका मतलब इन शॉर्ट कहोगे 17 में तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं देनी। इसका मतलब आप बच्चे को कोई भी सजा नहीं देंगे, बच्चा कॉर्पोरल पनिशमेंट हो, पीटना हो, मारना हो इसको। तो इसलिए इस सवाल का जो जवाब होगा, अरे इसीलिए तो आप बढ़िया बोल रहे थे, तभी तो कहा रंजना शाबाश, है ना। सर सेक्शन 13 में नो फी बोथ, फिर ज्योति शर्मा, ज्योति बेटा जो ये बनते हैं ना रूल बनते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए बनते हैं सर, प्राइवेट के लिए नहीं। प्राइवेट तो पूरी दबा के फीस लेंगे, पूरी दबा के फीस लेंगे, है ना। अब अगर इस बात को आपने, इसका मतलब ये कि बच्चे को कोई सजा नहीं देनी, ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये कौन से आर्टिकल में है, 17 में है। अब यहाँ पे, अब 17 के बाद आ जाता है हमारे सामने जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 18। अब देखो सेक्शन नंबर जो 18 है वो क्या कहता है, सेक्शन नंबर 18 आपसे कहता है कि भाई आपको क्या है, एफिलिएशन लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, हाँ, एफी 17 18 जो बेटा पूरे ही कर लो, है ना। आपको क्या है, नो स्कूल विदाउट रिकॉग्नाइजेशन, बिना मान्यता प्राप्त स्कूल मान्य नहीं होंगे।
मतलब अगर आपने स्कूल चलाया बिना मान्यता के तो आपको क्या है, सजा मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज। जैसे भाई हम जहाँ से बीएड करते हैं, हम जहाँ से डाइट करते हैं, तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से क्या होता है, एफिलेटेड होते हैं। और जब एफिलेटेड होंगे तो इसका मतलब मान्यता प्राप्त होंगे। तो कोई भी स्कूल जो है वो बिना गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइजेशन के चल नहीं सकता। और अगर चल जाएगा तो इसमें ना, अगर ऐसा कोई करता है तो इसमें बस याद रखना 10,000 रुपए पर डे फाइन होता है। 10,000 रुपए पर डे क्या होता है, फाइन होता है। अगर आपने देखा तो इसका मतलब कोई भी स्कूल अगर बिना मान्यता प्राप्त चलेगा तो उसमें क्या होगा, 10,000 रुपए आपको क्या देना पड़ेगा, डेली का फाइन देना पड़ेगा। ये हमारा सेक्शन नंबर क्या होगा, 18 हो गया। अब सेक्शन नंबर जब 18 हो जाता है, भाई स्कूल को रिकॉग्नाइजेशन होगी, तो उसी बात पे बेटा याद रखना सेक्शन नंबर हमारा क्या आता है, 19। और मैंने भाई पूरी कोशिश की है आपको इस बिल्कुल, मतलब मैं इसे चाहता तो भर देता, मैंने आपको वो चीजें करवा दी कि डायरेक्ट आपसे पूछेगा। तो जहां पर आपने स्कूल्स के नियम तय किए, स्कूल के अपने क्या होंगे, नॉर्म्स होंगे जो तैयार, भाई आपकी बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए, आपका खुला जीना होना चाहिए, हिचपिच नहीं होनी चाहिए। तो जो स्कूल के लिए नियम है वो जो तैयार किए गए हमारे क्या है, सेक्शन नंबर 19 में तैयार करिए गए। उसके बाद बेटा यहाँ पर जो आया गया, तो यहाँ पर हुआ कि 19 के बाद आपके सामने एक और सेक्शन आया, और जो सेक्शन आया वो कहलाया सेक्शन नंबर 20। अब जो सेक्शन नंबर 20 है वो बड़ा छोटे छोटे से हो जाएंगे, ये वाला बिल्कुल करा देंगे बेटा कविता, है ना। तो यहाँ जो इसका है ना, अब इसके बाद तो यहाँ पर जो है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू अमेंडमेंट द रूल, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू अमेंड द रूल्स, अमेंड द रूल्स। इसका मतलब यहां पर ये बात करता है सरकार के पास क्या होगा, सरकार नियम को संशोधित कर सकती है। भाई अगर लगा कि कोई कमी पड़ रही है तो कोई रूल होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि पहले फेल नहीं कर सकते तब फेल कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये वाला किया जा सकता है। अब इसके बाद जब सरकार आ जाएगी तो सबसे ज्यादा जो जरूरी बात आती है यहां, जिससे सवाल आता है, ये सवाल बेटा सीटेट में भी आया हुआ है, केवीएस में भी है, डीएसएसबी में तो आता ही है। सेक्शन नंबर 21, और सेक्शन नंबर 21 में जरूरी है एसएमसी। तो आपके सामने एक चीज आ जाती है जिसे क्या बोला जाता है, एसएमसी। और एसएमसी ही जो होगा, इसी के साथ सबसे ज्यादा जरूरी है एसएमसी, इसको बोला जाता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। क्या बोला जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट मैनेजमेंट कमेटी। अब देखो स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होता है, COMMITE, तो स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होगी वो क्या है, विद्यालय द्वारा बनाई जाएगी, है ना। अब तो जो स्कूल मैनेजमेंट, तो आपसे पूछेगा कि एसएमसी की जो अवधारणा है वो कौन से उसमें आर्टिकल में है, सेक्शन में, तो याद रखना वो है सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 के बाद आपके सामने आता है सेक्शन नंबर 22। इतनी डिटेल में आरटी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया कि इसके बाद बेटा जिंदगी में तुम्हें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ अब देखो वो है एसएमसी, और ये होता है एसडीएमसी। तो जो एसएमसी बेटा याद रखना, एक पॉइंट और बता दूं इसे याद रखने के लिए, एसएमसी जो बनेगा वो अपर प्राइमरी के लिए बनेगा। याद रखना किसके लिए बनेगा, अपर प्राइमरी स्कूल के लिए, अपर प्राइमरी स्कूल। तो कोई तुमसे ये बेटा डीएसएसबी के एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो प्राइमरी के लिए बनेगी कि अपर प्राइमरी के लिए, तो याद रखना ये क्या होगा, अपर प्राइमरी के लिए। लेकिन उसके बाद एक और बन जाती है जो है एसडीएमसी। एसडीएमसी को अगर देखोगे तो यहाँ एसडीएमसी का मतलब होगा, स्कूल तो था ही था, बस यहाँ पर जो डी वर्ड है इसका मतलब हो जाएगा डेवलपमेंट। क्या होगा, डेवलपमेंट। और अगर ये डेवलपमेंट वाली बनी है तो इसको याद रखना सीनियर सेकेंडरी के लिए, ये क्या होगा, सीनियर सेकेंडरी। तो इसका मतलब अगर कोई पूछेगा तो जो सीनियर सेकेंडरी के लिए होगा वो कौन सा होगा, एसडीएमसी, और जो एसएमसी होगा वो किसके लिए, अपर प्राइमरी के लिए। अब इसमें भी आगे बात हुई। अब देखो इसका मतलब जो तुम टीचर बनने जा रहे हो और तुमसे कोई पूछेगा भाई तुम्हारे लिए स्कूल में टीचर कैसा होना चाहिए, तो जो हमारे याद, तो जो सेक्शन नंबर 23 है वो कहता है क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। इसका मतलब
क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर की मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, टीचर की योग्यता, अध्यापक की योग्यता जिसमें निर्धारित की गई है कि अध्यापक ऐसा बीएड करा होना चाहिए, पास करना होना चाहिए, अध्यापक की योग्यता। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि एक सीटेट आरटी के लिए जरूरी है, ये कौन से आर्टिकल में है, तो याद रखना है आर्टिकल 23। तो शिक्षक का जो अपॉइंटमेंट होगा और उनकी जो योग्यता होगी वो हमेशा किस में होंगे, 23। तो इस क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर होगी या फिर बेटा उसकी क्या है, योग्यताएं जिसमें आएंगी, वो हमेशा याद रख के चलिएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, सेक्शन नंबर 23। याद हो गया, हाँ या ना, बताइएगा। डन, आया भाई समझ में, आया ना। अब देखो सीनियर के बाद अगर तुम्हें टीचर बनना है यहां तक, जब ये भी खत्म हो जाता है तो इसके बाद आपके सामने आ जाता है सेक्शन नंबर 25। और सेक्शन नंबर 25 ही वो वाला सेक्शन है जिसमें बेटा पीटीआर होता है। पीटीआर का मतलब होता है पीपल, जिसे आप पीपल है ना, ये वाला टीचर रेशियो। इसका मतलब ये कहता है क्या है कि आ, बालक अध्यापक अनुपात। तो जो बालक अध्यापक अनुपात होता है वो इसी में आता है, जिसको हम दो कैटेगरी में डाल देते हैं। और जो दो कैटेगरी में डालते हैं इसका मतलब आपसे जो प्राइमरी क्लास का जो पूछा जाता है, टीचर का और एक क्या होगा, स्टूडेंट का, तो टीचर स्टूडेंट लिख देता हूं, याद रहेगा। टीचर होगा बेटा 1, स्टूडेंट हो गए 30। ये किस पर आएगा, तो प्राइमरी क्लास में अगर तुमसे कोई पूछेगा कि क्या रेशो होता है, तो प्राइमरी जो क्लास होगा उसमें रेशो होगा 1:30। तो इसका मतलब कौन सा रह गया कोई रह गया क्या, भूल गया क्या मैं, ओ 24 तो रह गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 24 भी रह गया भाई, 24 लिख लो। सेक्शन नंबर 24 रह गया, धन्यवाद भाई बताने के लिए, थैंक यू। सेक्शन नंबर क्या रह गया, 24। सेक्शन नंबर 24 में ऐसा कुछ नहीं, हाँ हाँ रुक जाओ, एक सांस ही लग गए सारे के सारे, गलती होगी हमसे, करवाएंगे बेटा करवाएंगे। सेक्शन नंबर 24 में क्या होगा बेटा, यहाँ याद रखना, यहाँ तो क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर होगी। यहाँ बेटा जब तुम नौकर बन जाओगे गवर्नमेंट के तो तुम्हारी ड्यूटी होगी, तो इसका मतलब ड्यूटी ऑफ टीचर जो आती है वो किस में आएगा, यहाँ पर आ गया। अध्यापक के कार्य, अध्यापक के कार्य। अब तुम्हें नौकरी लग जाएगी तो तुम काम वाम ना करोगे, हैं भाई, करोगे कि नहीं करोगे, बस करो भाई, तुम तो जान ले लेते हो, एक चीज छूट गई थी, गलती हो गई थी हमसे। अब आ जाओ, अगर कोई ये वाला, तो ड्यूटीज आती हैं, टीचर के कर्तव्य। और बेटा इसमें प्राइमरी का ये होगा, अगर कोई तुमसे पूछ लेगा कि मास्टर जी ये बताओ अपर प्राइमरी में कितना होगा, तो बेटा अपर प्राइमरी में याद रखना ये रेशो जो होगा टीचर और स्टूडेंट का, ये होगा 1:35। बात समझ में आई या बात समझ में नहीं आई। पानी पी लूं मैं एक गुट तब तक। हम्म, पता है मेरे को किसी बात का दुख नहीं होता और मैं इस बात को समझता भी हूं, और फिर भी मैं यही काम कर रहा हूं। मैं आज भी ये वाली बात कर रहा हूं कि मैं देखो अभी भी कितनी लंबी क्लास, लेकिन मेरा बच्चा पता नहीं एक दो तो ऐसे हैं जो क्लास गिनते हैं। वो ये कहते हैं कि सर जी 12 क्लास हुई, सर जी 13 क्लास हुई, सर जी 14। अरे मैं तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ाता भाई, ये समझा करो बात को। नहीं तुम अगर आज के आप बता दो, अगर तुम्हें एक बात बताओ, एक बार पूछूं एक बात, बस तुम ये बता दो कि तुम्हें मैं ये क्लास छोटी छोटी दूं या कंप्लीट पैकेज दिया करूं। यार छोटी क्लास में समझ में आना जाना नहीं तुम्हें, ऐसा पढ़ा है तुमने और अभी बोल के भी नहीं आओगे। इतनी शिद्दत के साथ तो पढ़ा दिया, गला भी सूख गया है। तुम तो पैसे दे देते हो तो उसके बाद कर दो मास्टर जी तुम्हारे हो गए। अरे घंटे मत गिनो मेरे। अब आगे की बात, जब देखो टीचर मिल गया, पैसा मिल गया, ये मिल गया, अब तो प्राइमरी वाला काम क्या हो गया, खत्म हो गया। बेटा क्या करूं अर्चना, इसी चीज के तो पैसे हैं, वरना हम भी आप जैसे हैं। अब यहां तक अगर होगा तो इसी चीज में अगर जाओगे, सेक्शन नंबर 25 अपने आप में महाभारत है पूरा का पूरा। सेक्शन नंबर जो है ना, दीपा बेटा ये भी पढ़ ले, ठीक है तू वही वही पढ़ ले, अंग्रेजी अंग्रेजी मैं छोड़ दूं तेरे मरो कौन पे पकड़ पकड़ किसी दिन। यहाँ देखो, अब इसमें देखो ये वाला, इसी में एक बात और याद रखना, इसी में क्योंकि टीचर आ गए ना बेटा, अब तो टीचर के क्या है, आर्स भी हैं,
टीचर के क्या है, आवर्स भी हैं। अब जो टीचर्स के आवर्स होंगे तो एक बात याद रखना, कोई पूछेगा तो यार दो तीन चीजें हैं जिसको आपको क्या है समझना पड़ेगा कि किस किस तरीके से आप इसे देख के चलते हैं। तो एक बात याद रखना, एक मैंडेटरी है, टीचर के जो आवर्स हैं 45 आवर्स इन अ वीक, बस याद रखना इन अ, एक हफ्ते में एक टीचर को भाई 45 घंटे पढ़ाना है, ये तुम ध्यान रखना, है ना, याद रखना। सर कंप्लीट क्लास, बेटा एक क्लास ही बेस्ट होती है, टूट टूट के कभी क्लास ही नहीं बन सकती, नंबर। अरे एक बात बताओ यार, हमारे यहाँ कहा जाता है ये वाली बात कि कम खाना और अच्छा खाना होता है, ऐसा नहीं कि बारात में जाके कुछ भी पेल दोगे, पेट खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब खाओ लेकिन अच्छा खाओ, तो जो पढ़ रहे हो अच्छा पढ़ो। अच्छा इसमें अगर होगा तो एक बात है, स्टूडेंट के बेटा याद रखना, स्टूडेंट के, अगर आप स्टूडेंट की बात करते हैं बच्चों की, तो स्टूडेंट के बेटा अगर आर्ट्स की बात करोगे तो स्टूडेंट क्या, प्राइमरी लेवल पर जो होने चाहिए वो होने चाहिए कितने घंटे, याद है कि नहीं है, हाँ कि यहाँ मैं ही बताऊं कि तुम होगा, तो बेटा याद रखना प्राइमरी में जो घंटे होने चाहिए, इसका मतलब पूरे साल के दौरान वो हमारे कितने होने चाहिए, 800 आर। और अगर अपर प्राइमरी पर कोई बोल देगा तो याद रखना पिथन कितना होगा, 1000 घंटे। और अगर बात आ जाए डेज की, तो डेज पे मेरे बच्चे याद रखना प्राइमरी पर जो होंगे वो कितने होंगे, 200 घंटे। और अगर अपर प्राइमरी पे हो जाए तो याद रखना 200, सॉरी ये घंटे नहीं डेज है ना, और यहाँ पर क्या होगा 220 दिन। अब इससे बढ़िया तुम्हें कोई आरटी पढ़ा दे तो नाम बदल दूं अपना। हाँ अब देखो कुछ कहते हैं सर जी वीडियो में ज्यादा, तो अच्छा कुछ कहते हैं ये वाली बात। आज पता नहीं, एक तो मैंने ना ढीली सी पैंट पहन ली, बार बार ऐसा लग रहा है मैं लुंगी चढ़ा रहा हूँ। चलो आ गया भाई, क्लियर यहाँ तक। हाँ बेटा हाँ, वो जो अर्चना बुक का जो 1:40 है ना, वो पहले आया था, उसे चेंज करके 1:30 कर देंगे। वो पहले था कि भाई इसे 40 का रेशो इसलिए बताया जाता है। अच्छा एक चीज और बता दूं यहाँ पर, इसी केस में बेटा अगर टीचर का ये इम्प्लीमेंट इस बच्चे ने सही याद दिलवा दिया तो मैं बता देता हूँ। एक बात याद रखना, एक क्लास में एक टीचर, ये टीचर है ये स्टूडेंट, एक पे कितना होगा 30, दो पे कितने होंगे 60, तीन पे कितना होगा 90 वाला, चार पे जो होगा वो कितना होगा 120। तो इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन अगर 200 वाली बात आ जाए तो 200 पे जो रेशो, इसको थोड़ा 200 पे जो रेशो होगा 1:40 होगा। 1:40 का मतलब इसमें क्या होगा, 5 तो क्या होंगे टीचर होंगे, प्लस में एक क्या होगा हेडमास्टर होगा। ये वाली बात जरा देख लेना, इसलिए बेटा वो 1:40 वाला है, समझ में आ गई। हाँ डन। तो इसका मतलब यह याद रखना, अगर ये सिनेरियो भी आ जाए तो नॉर्मली, अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी क्लास में 91 स्टूडेंट है, कितने हैं 91 स्टूडेंट हैं, तो एक बात बताओ इस क्लास में कितने टीचर होने चाहिए। अगर किसी क्लास में 91 स्टूडेंट हैं तो कितने टीचर होने चाहिए, बताओ जरा, बताओ जल्दी बताओ। हाँ जी बताइएगा जल्दी। डन, क्लियर है। इस सवाल का जवाब दो जरा, किस बात का रिप्लाई दो कुमारी आकांक्षा जी। चार नहीं बेटा, पांच होंगे टीचर, याद रखना, पांच टीचर प्लस में वन हेडमास्टर होगा। अच्छा इसको मारो ऐसे चार, सरिता तीन तीन तीन, कुछ चार तीन चार, कुछ बोल रहे हैं तीन, कुछ बोल रहे हैं चार, कुछ क्या बोल रहे हैं तीन, कुछ क्या बोल रहे हैं चार। अब अगर इस बात को भी लेके तुम लोग समझ रहे हो तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी भाई तुम लोग की जिंदगी में तो, है ना। हाँ कुछ लोग तो मेरे को लग रहा है भाई साहब लाइट वाइट बंद करके सो गए होंगे अभी। हमारी जिंदगी देखो, सुबह 9 बजे आंख खुलती है तब भी पढ़ा रहता है, रात को सोएंगे तब भी पढ़ा ही रहे होते हैं। खैर कोई बात नहीं, चल रहा तो चलता रहेगा। अब देखो है ना, अब आराम से, सेहत नहीं खराब, ठीक। अरे पगलो ऐसा मत एडजस्टमेंट करो, देखो जितने लोगों ने तीन बोला ना वो बेचारे मेरे सीधे से बालक हैं, वो पता है क्या कर रहे हैं, है ना, तीन वाले जो बोल रहे हैं उन्हें लगा होगा सर जी 90 तो हो गए, एक ही तो ज्यादा है, एक को तो जैसे मेट्रो में कर दो ना साइड में हो जाए, साइड में हो जाए। अरे पगलो याद रखना रूल रूल होता है। तो इसका मतलब जो एक स्टूडेंट है, देखो जैसा आ गया ना, वन स्टूडेंट विल मेक नो डिफरेंस, मारो हाँ खाने के पीछे घुमा के, याद रखना इस वाली बात। चाहे मेरे बच्चे कितना होगा,
यहाँ इस बात को याद रखना, कभी भी कैसे भी हो। और दिन निकला हुआ है, रात का हो रही है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। देखो कितना बढ़िया सूरज निकला हुआ है, एकदम दोपहर हो रही है, रोशनी देखो बाहर कितनी प्यारी आ रही है ना। हाँ, तो मेरे बच्चे याद रखना, जहां पर भी होगा, अगर 90 वाला केस आ जाए तो टीचर मेरे बच्चे 91 वाले केस में भी कितने होंगे, 4। ये मत सोचना एक छोटा सा होगा तो इसे साइड में कर दोगे, उठा के पटक दोगे ना। याद रखना, ठीक है। हाँ, डन। तो एक बालक हो, चाहे देखो प्रीति चिल्लर बोल रही थी, नहीं बेटा याद रखना, अगर 90 से 91 होगा तो स्टूडेंट हमेशा, जो टीचर होंगे हमेशा क्या होंगे, 4 होंगे। अब देखो जब ये वाला एरिया तुम पढ़ लेते हो यहाँ के बाद, तो चैप्टर में अगर होगा तो इसके बाद, हाँ सूरज निकला भाई, देखो कितना एकदम गर्मी निकल रही है, थोड़ी बहुत ठंड हो रही है ना। हाँ, अच्छा बादल भी आ रहे हैं, ओहो हो, बारिश भी आ रही होगी। पढ़ लो, बताऊं तुम्हें, कहीं रात चांद ना सारे के बढ़ते टाइम ना दिन ना शाम ना रात कुछ नहीं होती, बस पढ़ाई होती है। अब देखो इसके बाद, तो सेक्शन नंबर 25 के बाद हमारे सामने आ जाता है सेक्शन नंबर 26। क्या आ जाता है, सेक्शन नंबर 26। अगर आप मुझसे पूछोगे कहाँ तक काम, तो यहीं तक ही आपसे सवाल पूछा जाता है, ये बात याद रखिएगा। इससे आगे सवाल नहीं पूछते, लेकिन फिर भी क्योंकि पूरा चैप्टर है तो पूरा ही कर लेते हैं बेटा, है ना। अब देखो ये वाली बात, तो यहाँ कहते हैं जैसे स्कूलों में वैकेंसी इतनी, अभी तुम में से कोई पूछेगा मुझसे सर जी वैकेंसी कितनी आएगी, कहाँ से आ रही है, ये वाली बात है ना। तो यहाँ तो एक बात समझ के चलो, तुम्हें लग रहा है बेटा हम ऐसा कुछ थकान, तुम्हें लग रहा है कि हम पूरे दिन में थके हों, पूरे दिन में, और सुबह मतलब क्लास चलती है वाला, अरे पढ़ने, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो थकान हो ही नहीं सकती। सेक्शन नंबर 17 में कहता है ना, कोई भी स्कूल जो होगा, कोई भी जो स्कूल होगा, उसमें बेटा याद रखना 10% ऑफ टोटल सेक्शन जो पोस्ट है हो ना, स्कूल में क्या होगा, 10% से ज्यादा खाली सीटें नहीं होंगी। 10% से ज्यादा वैकेंसी खाली नहीं होंगी। इसका मतलब नो वैकेंट पोस्ट मोर देन 10%। नो वैकेंट पोस्ट मोर देन 10%। तो अगर आप इसे कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारे पेपर से पहले पहले तुम्हारे बिल्कुल लगा दूंगा मैं ये वाली चीजें, तो मोर जो होगा क्या होगा, 10% से ज्यादा नहीं वैकेंट होगा आगे क्लियर में। हाँ, तो 10% से ज्यादा वैकेंट वाली बात नहीं होगी। अब ऐसा है कि जब तुम खाली नहीं रहोगे तो भाई ऐसा है, एक बात और करो, क्योंकि तुम टीचर बनोगे तो तुम्हारा काम पढ़ाने का नहीं होगा, तुम्हारा काम कुछ समाज सेवा का भी होगा। तो जो सेक्शन नंबर 27 होगा वो ये बोलेगा कि कभी कभी हम तुम्हारी ड्यूटी भी लगा देंगे, है ना। तो के सेक्शन नंबर 27 क्या करेगा, तो भाई तुम्हारी ड्यूटीज भी लग सकती है। क्या लगेगी ड्यूटी, कहां पर, आपकी ड्यूटी लग सकते है किसी भी रिलीफ वाले फंड में, मतलब जैसे तुमने अभी देखा होगा ना कोरोना के टाइम में जो हुआ था, तो जो रिलीफ वर्क होगा उसमें आपकी ड्यूटी लग सकती है, जो इलेक्शन ड्यूटी होती है उसमें आपके, तो इसका मतलब जो आपके चुनाव में ड्यूटी लगती है, वो जो सेक्शन नंबर हमारा क्या होगा 26 के बाद 27, तो सेक्शन नंबर जो 27 होगा वो याद रखना, वो किसके लिए है कि तुम्हें थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ेगा। ये वाली बात समझ लो, है ना। अब ये वाली बात समझ लो कि इतना तुम्हें क्या है, ड्यूटी पर लगाया जा सकता है चुनाव के साथ भी। और बेटा अब देखो, तुम ड्यूटी पे तो लग सकते हो, लेकिन तुमसे ये वाली बात बोलेगा, और चैप्टर नंबर जो 4 है उसका जो अंतिम पड़ाव, अंतिम सेक्शन है, वो तुमसे ये वाली बात बोलेगा कि देख भैया बहन बंधु कुछ भी कर लेना, लेकिन 28 कहता है 10 नंबरी, नो ट्यूशन क्लासेस। नो ट्यूशन क्लास, इसका मतलब तुम कोई भी ट्यूशन क्लास नहीं दे सकते। ये सेक्शन नंबर 28 में होगा। भाई भी सब हो गया है ना। हाँ नहीं बेटा, 5 टीचर होंगे, एक हेडमास्टर, कुल मिला के 6 हो जाएंगे। डन। आगे समझ में भाई, नो ट्यूशन वाली बात पूरा कर दूं, है भाई, थक गए क्या, जल्दी बताओ थक गए क्या। अरे लिख दिया भाई, दिख गया था, मुझे दिख गया था। डन डन डन, आगे समझ में। सॉरी।
नहीं भाई, खाना वाना यहाँ तक। और देखो मैंने कितना डिजाइन में कितना बढ़िया तरीके से, देखो तुम पढ़ते हुए थक गए है ना, तुम पढ़ गए हुए थक गए। इतना आज के लिए काफी है। देखो मजा आ रहा तो मैं पढ़ाई दूंगा, है ना, ये वाली बात। तो चैप्टर के हिसाब से जो चलेंगे, और बेटा पढ़ा करो यार, तुम लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ थोड़ी सी। चलो भाई यहाँ तक हो गया, और अब आपके सामने आ जाएगा कौन से वाला चैप्टर। अब आपके सामने आ जाएगा चैप्टर नंबर 5, CHAPTER है नंबर 5 इसका नाम। चैप्टर नंबर 5 है ये। चैप्टर नंबर क्या है? 5। सर तुम पढ़ाते रहो, मजा आ रहा है ना, सही बात है तुम्हारा। देखो अब ना जो चैप्टर नंबर 5 6 7 है उसमें ऐसा कुछ खास बचेगा नहीं, तो इसे पूरा ही कर देते हैं, और पूरा कर देंगे तो सारा का सारा क्या होगा, है ना। अब अगर इसे चैप्टर नंबर 5 होगा तो यहाँ पर आप कहते हैं बेटा यहाँ पर क्या होगा, एलिमेंट्री एजुकेशन और उसके करिकुलम के बारे में। तो आप इसे कह सकते हैं यहाँ पर जो, क्या हो गया, ठीक तो है, हाँ ठीक है, दिख रहा है बेटा। करिकुलम जो है इसका मतलब इसमें जो जिक्र होता है वो किसका होता है, पाठ्यक्रम का होता है। जो पाठ्यक्रम का होगा इसका मतलब जो करिकुलम है स्कूल में, एलिमेंट्री एजुकेशन है यहाँ पर, तो अगर होगा तो यहाँ पर क्या होगा। तो अगर आप इस चीज को लेके चलेंगे तो जो चैप्टर नंबर हमारा 5, अब इसमें जो टोटल हमारे सामने सेक्शन आते हैं वो 2 ही आते हैं। सेक्शन इसमें क्या आता है, सेक्शन नंबर 29, और सेक्शन नंबर क्या आता है, 30। तो जो सेक्शन नंबर 29 आपके सामने आता है, तो सेक्शन नंबर 29 में एक बात कह के चलता है ये, कि सेक्शन नंबर 29 क्या बोलेगा, हाँ अब ये वाली बात। तो यहाँ सेक्शन नंबर 29 जो है वो कहता है कि भाई तुम्हें क्या कराना पड़ेगा, जो आपका जिस टीचिंग होगी उसका क्या करोगे, आप क्या करेंगे, करिकुलम को क्या होगा, रिटन फॉर्म में तैयार कराओगे। किस में कराओगे, रिटन फॉर्म में। इसका मतलब आप बच्चे को क्या है, रिटन फॉर्म में पूरा का पूरा सिलेबस क्या है, लिखित रूप में पूरा कराओगे। लिखित रूप में आपको इसको करना होगा, या आप ऐसा नहीं कि भाई कोई भी तो करिकुलम तैयार करके पहले ही दोगे इस बात के साथ कि पूरे साल के दौरान, जैसे एनसीएफ है तो एनसीएफ में हमने बोल दिया कि ये होगा, तो ये जो होगा तो यहाँ ये कहते हैं कि जो रिटन फॉर्म होगा या फिर जो सिलेबस होगा उसके बारे में पहले से क्या होगी, जानकारी होगी कि इस क्लास के दौरान पूरा आप इसमें करेंगे, है ना। अब आप इसके बाद जब जाएंगे तो हेडमास्टर बेटा 200 बच्चों पे मिलता है, ठीक है। अब सिलेबस वाले ये मैंडेटरी हो जाएगा कि जो कोर्स है वो टाइम पर हो, कोर्स जो हो वो क्या है, ऑन टाइम खत्म करना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि समय पर सारा का सारा क्या है, कर समय पर करना चाहिए, कि जो रिटन फॉर्म में सिलेबस को जो करिकुलम को हो टाइम समय उस पर क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ये वाली बात कि कोर्स पूरा होने वाला सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन नंबर क्या कहलाएगा, वो 29। अब जो सेक्शन नंबर 29 है उसके बाद एक सेक्शन जो आ जाता है करिकुलम को लेके, एक सेक्शन और आ जाता है, और वो हमारा हो जाता है सेक्शन नंबर क्या है, 30। तो जो धारा नंबर 30 है अब उसमें क्या करता है, इसमें कुछ नहीं करता। यहाँ पर ये कहता है भाई आप बच्चे को क्या दोगे, रिपोर्ट कार्ड दोगे, एजुकेशन सर्टिफिकेट होगा या फिर उसका क्या होगा, रिपोर्ट कार्ड। अब रिपोर्ट कार्ड का मतलब ये है कि आप उसका क्या करेंगे, रिजल्ट इशू करेंगे। इसका मतलब उसका क्या देंगे, परिणाम देंगे। उसे ये वाली बात नहीं कि आपने क्या पूरे साल क्या पढ़ाया क्या नहीं, उसका एक डेटा देना पड़ेगा, हाँ जी बच्चों ने इसके बारे में बताया, चेक किया और पढ़ा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप कोई भी बच्चे को बिना पढ़े ऐसे ही भेज देंगे, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब जो सेक्शन नंबर 30 है इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक टीचर को एक बच्चे का क्या है, रिकॉर्ड क्या है, संभाल के रखना पड़ेगा। डन। अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते अब जो चैप्टर नंबर 5 के बाद हमारे सामने आ जाता है चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर जो 6 है वो क्या बोलता है उसको भी समझ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 बेटा पढ़ा दिया, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगी, सिक्योरिटी होगी, जिसे आप बोल सकते हैं क्या, प्रोटेक्शन, राइट, है ना, प्रोटेक्शन होगा। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होगा, सुरक्षा होगी। किसकी सुरक्षा होगी, बच्चे की होगी। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चे के जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को आपको क्या करनी है, प्रोटेक्शन भी करनी है, उनको क्या है, सुरक्षित भी रखना है। हाँ, अब अगर इसमें प्रोटेक्शन वाली बात होगी तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें जो चैप्टर नंबर हमारा 6 है, तो चैप्टर नंबर 6 में हमारे सामने जिसका मतलब जो सेक्शन आते हैं, सेक्शन यहाँ पर आते हैं हमारे 31 से 34।
कितना चलता है, सेक्शन नंबर 31 से सेक्शन नंबर 34। तो एक बार जरा समझो, एक नंबर तो क्या हो जाएगा, सेक्शन नंबर क्या है 31। अब देखो इनको साथ ही समझना तभी समझ में आएंगे। उसके बाद जो दूसरे वाला हमारे सामने आएगा वो क्या होगा, सेक्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 32। इसके बाद अगर हमारा कोई सेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे सेक्शन नंबर क्या है 33। और उसके बाद जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा सेक्शन नंबर हमारा 34। तो ये देखो सेक्शन जब आएगा तो सेक्शन नंबर 33, सेक्शन नंबर 34, जहां तक आप जा रहे हैं। तो अब ना पहले पता है क्या कर, जैसे इसमें कंप्लीट वाली बात, मैं ना अपने बैच पढ़ाते रहता हूँ, मैं बच्चों को कभी इसलिए मना नहीं करता कि खत्म नहीं करता, मुझे लगता है कि यार किसी भी दिन किसी भी क्लास में कुछ नया पढ़ा देता हूँ, तो बच्चे का कोर्स क्यों खत्म करना, जब तक मुझे लगता है मैं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे हैं कि भाई कोर्स लंबा खत्म कर दो, तो मैंने आपसे सोच लिया कि मैं अपना एक ना लिमिटेड टाइम रखा करूँगा, इसके अंदर मेरे को कोर्स खत्म ही कराना है। क्या होगा, इससे बच्चों को ये लगने लगता है कि यहाँ पर जी। तो बेटा जो यहाँ ना प्रोटेक्शन है, तो जो प्रोटेक्शन में होगा यहाँ, तो जो सेक्शन नंबर हमारा 31 है, इसमें हमने किया स्टेट एंड नेशनल प्रोटेक्शन कमीशन, स्टेट एंड नेशनल। अब इसे ध्यान रखना, स्टेट भी है और उसके बाद क्या है, नेशनल भी है, वो क्या है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन। तो पूरा लिख देते हैं इसको, SNCPC जिसे बोलते हैं। ये ना अगर आप देखोगे तो पहले में याद रखना इसको क्या होगा, स्टेट एंड नेशनल। क्या होगा भाई, स्टेट एंड नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन की अंग्रेजी भूल जाता हूँ मैं, है ना। देखो मैं दिमाग में से ना इतने लिखता हूँ तो PROTECTN दिमाग में घूम रहा है, लेकिन लिखते टाइम भूल जाऊंगा, प्रोटेक्शन कमीशन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा तो इसका मतलब ये है स्टेट एंड नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन। हिंदी में कोई इसलिए लिखना चाहते हो, राज्य एवं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। हिंदी में क्या लिखा जाएगा, राज्य एवं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। यहाँ से नॉर्मली मतलब रीट वाले पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, रीट के साथ चलता है, वैसे इसमें बहुत कम पूछा जाएगा। अब अगर ये वाली बात हो जाएगी तो इसके बाद हमारा वो आएगा 25 वाला। अब बेटा इसका मतलब जो यहाँ पर आपने वो बनाया है तो उसके अंडर आप अपील कर सकते हैं। अंडर क्या करेंगे, अपील। अपील का मतलब होगा ये वाली बात कि अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के अधिकारों का हनन हो रहा है तो इसका मतलब जो आप हैं तो वहां पर आप अपील कर सकते हैं, आप वहां पर क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हो। तो इसका मतलब शिकायत या फिर सुझाव या शिकायत या फिर आपके क्या है भाई, कोई आप क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, या आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसका अपील निवारण के लिए जा सकते हैं। मान लो आपके बच्चे को कुछ मिल नहीं रहा तो आप जा सकते हैं सेक्शन 32 में, जहां पर आपके सामने ये वाली बात होगी। अब स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, स्क्रीनशॉट PDF में भेज दो, वो ले लेना तुम इसका। अब देखो यहाँ पर होगा, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 33 है भाई, तुमने प्रोटेक्शन का भी बना दिया, तुम क्या कर सकते हो, अपील भी कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इसे क्या करेगा, तो NAC क्या होगा, NAC, इसके अंदर एक NAC बनाई गई और NAC का जो होगा नेशनल एडवाइजरी, एडवाइजरी। तो देखो नेशनल एडवाइजरी जो कमीशन होगा, है ना, जो काउंसिल होगा, जो काउंसिल होगा उसका जो अधिकारी होगा उस टाइम का एजुकेशन मिनिस्टर होगा। तो इसका मतलब फिलहाल जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है वो इसके क्या है, एजुकेशन। तो इसका मतलब यहाँ समझो, यहाँ प्रोटेक्शन के लिए क्या बनाया, एक कमीशन बनाया, उस कमीशन में आप जाके क्या कर सकते हो, अपील। अगर वहां नहीं काम होता तो फिर इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाई गई जिसको हम बोल देते हैं राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। अब जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद होगा, ये सलाहकार परिषद अब आएगा और उसके बाद इसमें क्या करेगा, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, इसके जो हेड होंगे वो हमारे शिक्षा मंत्री होंगे। और बेटा इसके बाद जो लास्ट में हम पहुंचते हैं सेक्शन नंबर 34 के पास, तो जो सेक्शन नंबर 34 है, इसका मतलब तुमने अपील भी कर दी, सब कुछ कर लिया भाई। ऐसा है कि इसमें कौन कौन मेंबर होंगे, तो इसका मतलब जो NAC है, NAC में जो मेंबर का जिक्र किया गया है, उस NAC में जो मेंबर होंगे वो यहाँ होंगे। 15 क्या होंगे, काउंसिल के मेंबर होंगे, और जिसको हेड करेंगे, जिसको उसका जो गठन होगा वो क्या होगा, 15 क्या होंगे, मेंबर। लेकिन बेटा हेडेड बाय होगा, याद रखिएगा, हेडेड जो बाय होगा वो हमेशा हिंदुस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर होगा जो आपके सामने होगा। क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, डन। चलो
अब यहां तक अगर आप लोगों ने इस बात को समझ लिया तो यहां हमारा चैप्टर नंबर जो 6 है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इस अध्याय का हमारे सामने एक बिल्कुल नया अंतिम आता है जिसमें हम लेके चलते हैं ये वाली बात। अब देखो भाई, जो नंबर 7 है, चैप्टर नंबर जो 7 है, चैप्टर नंबर 7 ये कहता है, अब भाई साहब ऐसा है, अब हमने बहुत सारी ले लिया, तो ये कहता है मिक्सचर या मिस्कलेनियस, है ना। तो मिक्सचर लिख लेना, मिस्कलेनियस ले, ये मिश्रण है। इसका मतलब जो बच गया वो यहाँ पर क्या है, आ गया। और जो मिश्रण यहाँ पर आया चैप्टर नंबर 7 में, तो चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें जो आपके सामने आ जाएगा वो आपके सामने आ जाएगा कितना, सेक्शन नंबर जो आपका आता है सेक्शन नंबर 35 टू सेक्शन नंबर 38। इसका मतलब 35, 36, 37, 38 कुल मिला के हो गए 4। कितने हो गए, 4। एनएसी का क्या काम है, कुछ नहीं बेटा, इसका एडवाइजरी, कोई दिक्कत होगी तो सलाह देगा, कुछ कमी रहेगी तो उसे क्या करेगा, सुधारेगा। अब इसका मतलब ये वाली बात आई कि यहां से जो हमारे सामने सेक्शन नंबर 35 आया उसमें हमने क्या लिया। तो जो सेक्शन नंबर 35 है, अब देखो गवर्नमेंट की रूल भी बन गई, एडवाइजरी भी बन गई, सब कुछ बन गई, लेकिन इसमें क्या करेगा बेटा, टाइम टू टाइम गाइडेंस दिया जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप एक बार भूल गए, तो टाइम टू टाइम क्या है, गाइडेंस मिलेगा, है ना। समय समय पर क्या है, निर्देशन। भाई समय समय पर कुछ क्या है, समय समय पर निर्देशन मिलना, परामर्श मिलना, ये हमारे सामने यहाँ आता रहेगा सेक्शन नंबर हमारे 34 में। ओ हाँ, 35 में। 34 वाला मैंने आपको बता दिया कि उसका हेड करेंगे, यहाँ पर होगा, है। अब इसके बाद अगर बात करेंगे तो हमारे सामने जो आ जाता है सेक्शन नंबर 35 के बाद हमारे सामने आता है सेक्शन नंबर 36। तो जो हमारा सेक्शन नंबर 36 है वो क्या करता है, तो जो सेक्शन नंबर 36, अब देखो ना पढ़ाऊं तो तुम्हें दिक्कत है और पढ़ाऊं तो तुम्हें रोने शुरू कर देते हो, अरे हम भी थके होंगे, हम भी पढ़ो इसको चुपचाप। यही हो, तुम क्या सोच रहे घर बैठ के होगा, जो तुम्हारे मम्मी पापा उनको मेरी नमस्ते बोलना, है ना। हाँ ये देखो, नंबर क्लियर हो गया, 35 क्लियर। हाँ देखो, नंबर 36 में कुछ नहीं है, 36 का आधा करोगे तो तुम्हें याद आएगा कि एक आर्टिकल था 13 वाला, 18 वाला, और हमारे पास जो 19 वाला था, एक आर्टिकल था 13, 18, 19। जो इसमें यहाँ पर भाई जो रूल थे कि 1,000 रुपए का वो फाइन वाला और ये सारी चीजों के लिए करेंगे, तो इसमें क्या हुआ था कि भाई इसमें क्या होगा कि अगर आपको जो पनिशेबल ऑफेंस है, इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या होगा, दंडनीय अपराध, की कुछ भी अगर गलत करोगे तो आप लोगों को क्या मिल सकता है, दंडनीय अपराध। इससे रिलेटेड कोई सवाल आएगा नहीं, ज्यादा टेंशन लेना मत। उसके बाद दो और बचेंगे और दो में बन जाता है 36 के बाद आर्टिकल नंबर आता है आपके सामने, सेक्शन नंबर हमारे सामने आता है 37। और जो सेक्शन नंबर 37 है, जो सेक्शन नंबर 37 है वो बेटा याद रखना, जिसको स्कूल जाना बेटा, मैं भी क्लास लेनी है, तो यहाँ वाली बात है ये याद रखिएगा। इसमें ये एक बात हो सकता है कि नो केस अगेंस्ट गवर्नमेंट, नो केस अगेंस्ट गवर्नमेंट। इसका मतलब आपने जो भी रूल बनाए हैं गवर्नमेंट ने आरटीई में, आरटीई ने, तो इसका मतलब भाई ऐसा है तो उस पर कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते। मान लो ऐसे में कुछ दिक्कत हो गई, कोई एसएमसी है उसने कोई रूल बना दिया, तो इसमें कोई भी रूल नहीं बनाया जा सकता, इस बात को याद रखिएगा हमेशा। और उसके बाद बेटा कभी भी अगर ऐसा लिखता है या कुछ होता है, अंत में गवर्नमेंट अपने हिस्से में एक बात बचा लेती है, और वो सेक्शन नंबर 38 कहता है कि अगर कभी लगा और हमें कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ी तो 48 ये कहता है कि भाई इसमें क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, जो गवर्नमेंट होगी, ये स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो अपने में क्या कर सकती है, चेंजेस ला सकती है, अगर कोई भी रूल में चेंज या अमेंडमेंट लाना हो। मतलब कोई संशोधन लाना है तो आप गवर्नमेंट को उसमें संशोधन जो होगा, है ना। तो यहाँ का संशोधन का मतलब होता है कि भाई अगर ऐसा लग रहा है कोई जरूरत है किसी रूल में चेंज आना, जैसे 2009 की नो डिटेंशन पॉलिसी को 2019 में क्या किया गया है, चेंज किया गया है, तो इस सेक्शन नंबर 38 के हिसाब से होगा। वाह बेटा कैंडी, हमारे पानी पी गई तुम। शर्म नहीं आ रही ना कैंडी तुझे, इधर देख मेरी तरफ, पिटी पिटी करूं। ये लड़की, हाँ ना, भूख लग रही है, मेरे को भी लग रही है बेटा, बस हो गया काम।
चलो, तो अब अगर आपके सामने ये वाली बात होगी, 38 में क्या है, मैं दोबारा, 38 में क्या है बेटा, कोई जरूरत पड़नी, तुम्हें लग रहा कि बच्चा क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है, वो पढ़ ही नहीं रहा, उसे फेलने का तो जैसे बच्चे क्या है, मतलब बच्चे को डर नहीं रहा तो वो क्या हो जा रहा है, फेल हो जा नहीं, फेल तो हो नहीं सकता, पढ़ वो रहा नहीं इस बात की वजह से, क्योंकि फेल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये तो लापरवाही होगी। इस लापरवाही में गवर्नमेंट ने फिर चेंज लाया और 2009 में नो डिटेंशन को क्या कर दिया, डिटेंशन पॉलिसी के साथ कन्वर्ट कर दिया कि अब तुम क्या है, फेल हो बच्चे को कर सकते हो। यहां तक की बातों की बात बेटा, ये वाली बात के साथ अगर आप चलते हैं तो ये एक नॉर्मल नॉर्मल चीजें थी जो मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कभी इसके बारे में पढ़ने की जरूरत होगी। आशा करता हूं इससे रिलेटेड कुछ सवाल है, अगर कहो तो अभी कराऊं, कहो क्लास में सवाल अभी कराऊं कि कल कराऊं या बाद में कराऊं। मेरा पानी पिएगी, तो मेरी तरफ गुस्सा कर रही है, देखो इस लड़की को, देखो देखो दांत दिखा रही है, गुस्सा कर रही है, और मेरा पानी पिए, ये पानी पिया। चलो हेलो कर दो सबको। हाँ भाई, आगे समझ में? तो आशा करते हैं भाई आरटी तुम्हें पूरा समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कल, कल हाँ कल ही कर लेंगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ना, आज का काम करेंगे, अब जितना होना था हो गया, आज कल का काम कल ही करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही है, इसकी पीपीटी में शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। आशा करता हूँ भाई आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, मतलब जितना आपने सोचा होगा उससे लाख गुना बेहतर समझ में आया। बाकी तुम फीडबैक दे सकते हो, मैं बात कर रहा हूँ, है ना। आरटीई, तुम लोग एक चीज दिखाऊं, देखो एक चीज दिखा रहा हूं, रुको। हाँ, आ गया, कैसा सेशन रहा, मस्त लगा ना। चलो तुम एक चीज दिखा, समझ में आ गया? अब तो थक गए बेचारे तुम लोग आज तो, कोई बात नहीं, पढ़ाई में थकना वकना चलता रहता है। अब देखो तुम एक चीज दिखाता हूँ आज। देखो तुम भी हैरत मान जाओगे कैसी चीज दिखा रहा हूँ। मेल नहीं आई, इसे मेल को मैं कल देखता हूँ। हमारा एक बच्चा है भाई, जिसका जो डी ट्रिपल एस पी में स्कोर आया है ना, डी ट्रिपल एस पी में जो स्कोर आया उसका आया है 182 पॉइंट समथिंग है। डीएसएसबी में अपना एक बच्चा आया है अभी, उसका भी आज भी तुमने एक देखा होगा ना डीएसएसबी में भी, तो एक इंटरव्यू आएगा अध्ययन मित्रा यूट्यूब चैनल पर भी, वो उस बच्चे के भी दो लगातार आए। एक बच्चा है A182, उसका इंटरव्यू लूंगा तो तब दिखाऊंगा तुम्हें, 182 नंबर आए हैं इसके। ठीक है, चलो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे, तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, चेक कर लूंगा मैं बुशरा, ओके।